रियल नंबर सिस्टम की पहली क्लास हमारी हो चुकी है। आज इसकी दूसरी और लास्ट क्लास है। 2 ही क्लास का टाइम टेबल इसके लिए रखा था हम लोगों ने, तो पहली क्लास कल हो ही चुकी है। लगभग आधा हमने कर ही लिया था। रियल नंबर की बनावट जो है उसको तो हमने लगभग पूरा कर ही लिया है। अब हमें सेट्स के बारे में पढ़ना है। जो रियल नंबर के जो सेट्स है उनके बारे में बात करनी, बस वही आज का पार्ट है जो बचा है, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए, पहले तो आप लोग सब ज्वाइन करिए। मेरी आवाज ठीक से आ रही है उसको कंफर्म कर दीजिए। वीडियो सब ठीक से आ रहा है? सही है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात कि हाँ, ये टाइमिंग को लेके बता देता हूँ। टाइमिंग को लेके ये टाइमिंग इसलिए चूज की गई क्योंकि पेपर का जो टाइमिंग है, कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो पढ़ने का टाइम टेबल हो वो दोपहर का हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो पेपर का, ऑब्वियसली बात है 9 या 10 बजे के बाद होगा। जो भी हमारा पेपर होगा वो 9 या 10 के बाद होगा और 2 बजे या 3 बजे से पहले पहले होगा, है ना। हमारा पेपर जो शुरू होगा वो 10 बजे के बाद होगा और 2 या 3 बजे से पहले पहले होगा। यानी 10 से लेकर 2 बजे 3 बजे के बीच में ही हमारा पेपर होगा। तो हम इस टाइम पे सोचना सीखें। ये वो टाइम हो जिस समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तेज चले। और आपको पता है कि कोई भी चीज एग्जाम में तो होती नहीं है, उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो 51 दिन 60 दिन हमारे पास है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 10 से लेकर 3 बजे तक का टाइम है ना, इसी टाइम में तो हम पढ़ाई करेंगे, इसी टाइम में हम टेस्ट देंगे, ताकि इस टाइम में हमारा दिमाग को आदत पड़ जाए सोचने की, हमारे दिमाग को ओपन होने की आदत पड़ जाए। देखिए, दिमाग की बड़ी विचित्र चीजें हैं। जो आदत डालोगे ये वैसा ही करेगा। इसको जो आदत डालेंगे ये वही करेगा। पेपर में वही होने वाला है जिसकी आदत आपने डाली है। अगर आपने स्ट्रेस लेने की, एंग्जाइटी लेने की आदत डाली है तो पेपर में एंग्जाइटी आएगी। जिसकी आदत हम डालते हैं पेपर में वही कर पाते हैं। तो आदतें सुधारनी है और वो एक दिन में नहीं सुधरती। तो जरूरी है कि हम इसको इस तरीके से ले कि भाई हमारा पेपर, अब सोच के देखिए, भाई 9 बजे 10 बजे से बाद में ही पेपर होगा, 2-3 बजे से पहले पहले शुरू होगा पेपर। तो ये 10 से 2 कोई भी पेपर हो, चाहे अगला कोई भी टाइमिंग बनाए, वो ऑब्वियसली बात है 10 से 2 के बीच में ही पेपर शुरू होगा। तो ये टाइम हमें बनाना है, अपने आप का पीक टाइम बनाना है। ये हमारा पीक टाइम बनाना है। इस समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तेज चले, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जब टेस्ट दें कल, तो टेस्ट भी आप इसी टाइम पे देंगे। चाहे फुल लेंथ हो, चाहे शॉर्ट टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, आप इस टाइम पे देंगे। आप अपनी सुविधा के हिसाब से टेस्ट नहीं देंगे। कई बच्चे क्या होता है, हम सुबह जल्दी देंगे, मॉर्निंग में दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक है, आप टेस्ट तो मॉर्निंग में दे दो, ये तो सुविधा है आपके पास। लेकिन पेपर पेपर भी आप 5 बजे करवा लोगे क्या? नहीं करवा पाओगे ना। तो तैयारी तो आपने सुबह 5 बजे की है, पेपर आप दोपहर में 12 बजे दे रहे हो। कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। जिसकी आदत ही नहीं है वो करोगे तो फर्क तो पड़ेगा। और 2-3 सवाल भी इस वजह से प्रभावित होते हैं, तो बहुत बड़ा रिजल्ट प्रभावित होता है, ये समझ सकते हैं। जो 1-2 नंबर की कीमत समझते हैं उन्हें पता है बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम उसी तरीके को साइकोलॉजिकल तरीके से भी समझें कि भाई हमारे पढ़ने का टाइम 10 से लेकर 9-10 से लेकर 2-3 बजे हर दिन हो, लगातार हो। ये टाइम हमारा ऐसा बन जाए कि इस टाइम आते ही हमारा दिमाग चालू हो जाए। इस तरह की हम इन 50-60 दिनों में आदत डालेंगे अपने दिमाग को कि इस टाइम पे वो पीक परफॉर्मेंस हमें दे, हमें 100% क्षमता वो हमें दे। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आ जाओ। तो इसलिए मैंने ये टाइम जानबूझ के, वैसे ऑब्वियसली बात है बहुत थकावट होती है, बड़ी नींद आती है, सब कुछ होता है, लेकिन जरूरी है कि ये टाइम हमारा पीक टाइम हो। और इसको पीक टाइम बनाने के लिए हमारे शरीर को आदत डालनी पड़ेगी। बस ये आदत डालने के लिए ही समझिए। चलो, यहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, नींद आती है, इस नींद को तो खत्म करना है। इस टाइम को ऐसा बनाना है कि नींद वींद सब आनी बंद हो जाए। ये टाइम आते ही दिमाग घोड़ों की तरह भागना शुरू कर दे। क्वेश्चन सुनिए, ऐसे एक सेट है C1 और C2, दोनों ही इसके लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड किसको कहते हैं? उच्चक को। लीस्ट अपर बाउंड किसका नाम है? उच्चक का, सुप्रीमम का। सुप्रीमम के कई नाम है, सुप्रीमम भी कहते हैं, उच्चक भी कहते हैं और लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं। अगर एक रियल नंबर के किसी सेट एस C1 और C2 दो अगर उच्चक हैं, तो निम्न में से कौन सी बात सच होगी? निम्न में से कौन सी बात सच होगी?
तो जवाब है C1 बराबर C2 होगा। क्यों होगा C1 बराबर C2? उच्चक और निम्नक या तो होते ही नहीं है, और होते हैं तो यूनिक होते हैं। बिल्कुल, या तो होते ही नहीं है और होते हैं तो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी इनमें होती है, इकलौतापन होता है। या तो होते ही नहीं है, बात ही खत्म, लड़ाई नहीं होगी, होगी तो यूनिक होगी, इकलौते होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना? ठीक है, बढ़ते हैं थ्योरी पे। ये रहा बाउंडेड सेट। अब बाउंडेड सेट की थ्योरी सुनिए। बाउंडेड सेट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन रिजल्ट पे ध्यान दीजिएगा। बाउंडेड सेट से जुड़े हुए कुछ खास दुर्लभ रिजल्ट। पहला, रिक्त समुच्चय का ना कोई उच्चक होता है ना कोई निम्नक होता है, हो भी नहीं सकता। फाई में कुछ होता ही नहीं है तो उच्चक और निम्नक कहां से होंगे? फाई का कोई उच्चक कोई निम्नक नहीं होता, एक बात। नंबर 2, प्रत्येक एकक समुच्चय, एकक समुच्चय मतलब एक अवयव का समुच्चय, अगर कोई एक अवयव का समुच्चय है तो उसका उच्चक और निम्नक बराबर होगा, और वही अवयव उच्चक भी होगा और वही अवयव निम्नक भी होगा। अगर कोई समुच्चय एकक समुच्चय मतलब सिंगलटन सेट है, सिर्फ एक अवयव का सेट है, तो यही उसका उच्चक होगा, यही उसका निम्नक होगा, यही अवयव होगा। क्योंकि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, एक ही अवयव है, वही निम्नक, वही उच्चक और वही अवयव, एक ही है सब कुछ। ठीक है, आगे, उच्चक और निम्नक दोनों ही एक अपरिमित समुच्चय में हो सकते हैं। उच्चक और निम्नक दोनों हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ही नहीं हो सकता है केवल उच्चक हो निम्नक नहीं हो सकता है केवल निम्नक हो उच्चक ना हो। सारी संभावनाएं खुली है, किसी समुच्चय पे सारी संभावनाएं खुली है। नंबर एक, उच्चक हो सकता है निम्नक नहीं हो सकता है ऐसा समुच्चय हो उच्चक है परंतु निम्नक नहीं है, हो सकता है निम्नक है परंतु उच्चक नहीं है, हो सकता है उच्चक और निम्नक दोनों नहीं है, हो सकता है उच्चक और निम्नक दोनों है। ये नंबर 3 कहता है। आगे, ये उच्चक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा और गौर से इसको सुनिएगा। ये कह रहा है कि उच्चक में बड़ी कमाल की ताकत है। उच्चक इतना कमाल का होता है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा भी कम किया, थोड़ा सा भी, आपका जो उच्चक होता है वो आपके समुच्चय के सारे अवयवों से बड़ा होता है, सारे अवयवों से बड़ा होता है, सारे अवयवों से। जितने भी आपके अवयव हैं, जितने भी आपके समुच्चय के अवयव है, आपका उच्चक सबसे बड़ा होता है। बोले ये तो नाम ही कह रहा है कि उच्चक सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, नाम कह रहा है वैसा ही कर रहा है, अपने नाम के अकॉर्डिंग ही कर रहा है, सबसे बड़ा होता है। अपने जितने भी अवयव है, समुच्चय के जितने भी अवयव है, उच्चक उन सबसे बड़ा है। सिर्फ इतनी बात नहीं है, नंबर 2 बात वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उच्चक को आपने हल्का सा भी कम किया, हल्का सा भी कम किया, उच्चक एकदम किनारे पे होता है, एकदम किनारे पे, अगर आपने उच्चक में से हल्का सा भी कम किया तो समुच्चय का एक अवयव आगे आ जाएगा। समुच्चय का एक अवयव एकदम पीछे खड़ा है, एकदम पीछे, उच्चक इतना किनारे पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लाइन दोबारा समझो, उच्चक एकदम किनारे पे खड़ा होता है। अगर आपने उच्चक में से हल्का सा भी कम किया, चाहे जितना भी कम कर दो, बारीक से बारीक कम कर दो, अगर आपने उच्चक में थोड़ा सा भी कम किया तो समुच्चय का अवयव उससे आगे आ जाएगा, एक अवयव उससे आगे चला जाएगा। सोचो उच्चक कहां खड़ा होता है, एकदम किनारे पे, एकदम नोक पे, सुई की नोक पे खड़ा है उच्चक। उच्चक सुई की नोक पे खड़ा है, थोड़ा सा भी कम किया समुच्चय के अवयव आगे आ जाएंगे उसके। इतना बारीक होता है, इतना नजदीक उच्चक आपके समुच्चय के इतना करीब होता है, उच्चक आपके समुच्चय के इतने करीब होता है कि उसमें से थोड़ा सा भी कम किया समुच्चय पार कर जाएगा। ये सेकंड रिजल्ट है, बड़ा काम का है। यानी यूं समझिए ये घर की दीवार है, उच्चक घर की दीवार है, थोड़ी सी दीवार को पीछे सरकार जमीन छूट जाएगी। कोई भी एप्सिलॉन अगर आपने उच्चक में से घटाया, अगर आपने उच्चक में से, मान लीजिए आपका उच्चक m है, और अगर आपने उच्चक में से कुछ भी घटाया, कुछ भी घटाया, तो आपके समुच्चय का अवयव कोई ना कोई एक अवयव ऐसा मिल जाएगा जो आपके उच्चक माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, मतलब आपके उच्चक को पार करके आगे चला जाएगा। उच्चक एकदम किनारे पे खड़ा होता है, ये समझाता है कि उच्चक कितना समुच्चय के कितना करीब होता है। और निम्नक, ये निम्नक के लिए भी सच है। आगे,
परिमित समुच्चय परिबद्ध होता है। जो भी समुच्चय परिमित होता है, क्यों होता है? परिमित मतलब फाइनाइट सेट। अब कोई सेट फाइनाइट होगा तो बाउंडेड भी होगा। फाइनाइट सेट बाउंडेड होता है, क्योंकि फाइनाइट सेट अगर फाइनाइट हुआ तो निश्चित अवयव होंगे। निश्चित अवयव होंगे तो आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई समुच्चय परिमित है तो उसका उच्चक और निम्नक जरूर होगा। उसका उच्चक और निम्नक जरूर होगा। परिमित समुच्चय का उच्चक और निम्नक जरूर होगा, क्योंकि परिमित समुच्चय मतलब 50, 100, 200 अवयव वाला समुच्चय या 2000 वाला समुच्चय, तो उसका एक अधिकतम भी होगा और एक न्यूनतम भी होगा। अधिकतम उच्चक कहलाएगा, न्यूनतम निम्नक कहलाएगा। परिमित में अधिकतम न्यूनतम होंगे। परिमित होगा तो आराम से आप देख सकते हो कि अधिकतम कितना है, न्यूनतम कितना है। वो अधिकतम ही उच्चक होगा, न्यूनतम ही निम्नक होगा। डन। इसके बाद में परिबद्ध समुच्चय, अगर कोई समुच्चय परिबद्ध है मतलब बाउंडेड है, तो उसका हर उप समुच्चय भी बाउंडेड होगा। बाउंडेड सेट के छोटे भी बाउंडेड होंगे। अगला, अगर कोई समुच्चय ऊपर से बंधा हुआ है तो उसका उच्चक जरूर होगा, और कोई नीचे से बंधा हुआ है तो उसका निम्नक जरूर होगा। ये पूर्णता अभिग्रहित कहलाता है। अभी आएगा, अभी उसकी बात करेंगे। और ये था उच्चक और निम्नक इकलौते होते हैं। अगर या तो होते ही नहीं है, होते हैं तो अद्वितीय होते हैं, इकलौते होते हैं। दो उच्चक और निम्नक नहीं हो सकते। उच्चक होगा ही नहीं, होगा तो इकलौता होगा। आगे कंप्लीटता पे आते हैं, पूर्णता विग्रहित पे आते हैं। पूर्णता विग्रहित सुनना इंपॉर्टेंट है। पूर्णता विग्रहित पहले होता क्यों है? एक सवाल ये पूछ सकते हैं, पूर्णता विग्रहित, अभी उड़ीसा में भी पूछा था कि पूर्णता विग्रहित का क्या रोल है। अभी ये क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, पूर्णता विग्रहित का क्या रोल है। तो पूर्णता विग्रहित क्या करता है, आपके जितने पहले अभिग्रहित है, आपका क्रम अभिग्रहित है, आपका क्षेत्र अभिग्रहित है, आपका प्रसार अभिग्रहित है, ये सब क्यू को बनाने के लिए काफी है। इनसे क्यू बन सकता है, इनसे क्यू बन सकता है, लेकिन इनसे आर नहीं बन सकता। यानी जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका जन्म कैसे हुआ, इसका स्पष्टीकरण आपके क्रम और क्षेत्र अभिग्रहित नहीं दे सकते। इसकी सफाई वो पहले वाले तीनों अभिग्रहित, प्रसार, क्रम और क्षेत्र, तीनों ही अभिग्रहित इसकी सफाई नहीं देते कि अंडर रूट 2 क्या है और वो एक रियल नंबर है, ये नहीं है। इसके लिए पूर्णता अभिग्रहित की जरूरत होती है। पूर्णता अभिग्रहित उसकी उत्पत्ति का कारण बनता है कि अंडर रूट 2 कहां से आया, अंडर रूट 3 कहां से आया, पाई कैसे आता है, रियल नंबर में पाई कैसे आता है। तो ये क्या कहता है, अजीब है सुनने में, थोड़ा समझने में गहराई से समझेंगे तो ये रूल इसमें दो है। पूर्णता अभिग्रहित, एक तो पूर्णता अभिग्रहित के नाम से कहलाता है, एक गणितज्ञ थे डेडिकेंट, बोलेंगे तो उसमें डेडिकेंट का नाम जरूर आएगा। बहुत समय तक ये परेशानी चलती थी कि अंडर रूट 2 को रियल नंबर में लाया कैसे जाए। अंडर रूट 2 तो आता तो है, लेकिन डिफाइन कैसे करें कि अंडर रूट 2 आया कैसे। तो इसके लिए दो बंदों ने काम किया। एक तो पूर्णता अभिग्रहित दिया गया, जो लगातार मेन स्ट्रीम से जो गणितज्ञ चल रहे थे उन्होंने इसको डेवलप किया। एक अलग से इकलौता बंदा, वन मैन आर्मी था, डेडिकेंट। डेडिकेंट ने भी एक अपना अभिग्रहित दिया जो पूर्णता अभिग्रहित के बराबर है। चाहे उसको मान लो चाहे पूर्णता अभिग्रहित को मान लो, दोनों बराबर है। और डेडिकेंट जो थे वो मैथमेटिक्स के टीचर थे। क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अचानक ही विचार आया, सोच रहे थे, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि अंडर रूट 2 को रियल नंबर पे कैसे लाऊं, और अचानक से विचार आया और वो डेडिकेंट कट के नाम से कहलाता है। डेडिकेंट कट कहते हैं उसको। तो ये इसमें नाम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर बाई चांस पूछ ले तो डेडिकेंट कट के नाम से ये कट है जो आपको अंडर रूट के नंबरों को रियल नंबर में कैसे आए उसकी पुष्टि करता है। अब ये जो पूर्णता अभिग्रहित है ये क्या कहता है, पूर्णता अभिग्रहित कहता है कि अगर कोई सेट ऊपर से बाउंडेड है तो उसका उच्चक होगा, नीचे से बाउंडेड है तो निम्नक होगा। रियल नंबर का कोई भी समुच्चय, रियल नंबर का कोई भी उप समुच्चय, रियल नंबर का कोई भी उप समुच्चय अगर ऊपर से बाउंडेड है तो उसका उच्चक जरूर होगा, नीचे से बाउंडेड है तो निम्नक जरूर होगा। रियल नंबर में अगर कोई सेट बाउंडेड है तो उसका उच्चक और निम्नक जरूर होंगे। रियल नंबरों के पास उसका उच्चक और उसका निम्नक जरूर होगा। ठीक है, फिलहाल हम इतनी बात करेंगे इसमें। और ये जो बात समझाता है कि आपको दो अभिग्रहित देने की जरूरत नहीं है, एक अभिग्रहित से दूसरा अभिग्रहित अपने आप आ जाएगा। अगर आप उच्चक अभिग्रहित ले लेते हैं तो निम्नक अभिग्रहित अपने आप उससे निकाला जा सकता है, और निम्नक अभिग्रहित से उच्चक अभिग्रहित अपने आप निकाला जा सकता है। तो ये दो अभिग्रहित देने की जरूरत नहीं है, एक अभिग्रहित से दूसरे अभिग्रहित को जन्म दिया जा सकता है।
यहां पे आते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्यू जो है, क्यू बेचारा कंप्लीटनेस में फेल हो गया। क्यू इस बात में फेल हो गया, क्यू पूर्णता अभिग्रहित को पूरा नहीं करता। क्यू पूर्णता अभिग्रहित को पूरा नहीं करता। यार बड़ी बताने की बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पे बात करने की, लेकिन वही है, लंबा हो जाता है। क्यू इज नॉट कंप्लीट, क्यू कंप्लीट नहीं है। अगर आप क्यू के अंदर बार बार जोड़ते जाएं या बार बार गुणा करते जाएं तो जरूरी नहीं है कि अनंत बार दोहराने के बाद आप क्यू में रहें। फाइनाइट बार दोहराओगे तो आप क्यू में ही रहोगे, लेकिन अगर आप किसी चीज को इनफाइनाइट बार दोहराओगे तो आप क्यू से बाहर निकल जाओगे, यानी क्यू से बाहर जगह है, यानी क्यू कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जो कंप्लीट होता है उससे बाहर कभी नहीं निकल सकते आप, कंप्लीट चीज से बाहर नहीं निकल सकते। यही कंप्लीटता का एक सरल भाषा में मतलब ये होता है। कंप्लीट होने का मतलब है उस नंबर सिस्टम से आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी कर लो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, उसको कहते हैं कंप्लीट। तो क्यू कंप्लीट नहीं है। क्यू में क्या होगा, अगर आप बार बार एक ही चीज को दोहराते जाओ तो क्यू से बाहर चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर 1/1 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, ये 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 एक परिमेय संख्या है। अगर आप इसको जोड़ते जाएं परिमेय 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 परिमेय, पता क्या होगा, लास्ट में आप परिमेय संख्याओं से बाहर निकल जाओगे, π² आ जाएगा, यानी परिमेय संख्याओं से बाहर निकल गए। इसलिए परिमेय संख्याएं कंप्लीट नहीं है, इससे आप बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो Q इज नॉट कंप्लीट, Q कंप्लीट नहीं है। अच्छा, इसी का एक भाई और है जिसका नाम है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, R माइनस Q को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को R में से निकाल दो, जो बच जाएगी उन्हें अपरिमेय संख्याएं या Q डैश कहते हैं। Q डैश, ये तो क्षेत्र भी नहीं होती। Q कम से क्रमित क्षेत्र तो है, Q क्रमित क्षेत्र है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है। Q जो है वो क्रमित भी है, क्षेत्र भी है, लेकिन पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें वापस अगर हम बार बार जोड़ते जाएं या गुणा करते जाएं तो हम Q से बाहर चले जाते हैं। Q से बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब Q पूरा नहीं है। अगर कंप्लीट होता तो बाहर जा ही नहीं सकते थे, तो Q से हम बाहर निकल जाते हैं, इसका मतलब Q कंप्लीट नहीं है। रियल नंबर में आप दोहराते जाइए, कितनी बार भी दोहराइए, आप R से बाहर कभी नहीं जा सकते, लेकिन Q में आप बाहर चले जाते हैं। R कंप्लीट है, Q कंप्लीट नहीं है। ये एग्जाम्पल रहा Q का, जो Q को समझाता है कि Q बाहर चला गया। सब Q में थे, ये सब Q में है, हर बंदा हर सदस्य Q का है, लेकिन जोड़ Q से बाहर चला गया, तो Q कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब Q के बाहर जगह है, और Q के बाहर की जगह को क्या कहते हैं, Q डैश कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय मिला के R बनता है। R कंप्लीट है, R के बाद में कोई, R के बाहर कुछ नहीं है। R अपने आप में एक यूनिवर्स है, यहीं जन्मेंगे यहीं मरेंगे, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, R से बाहर नहीं जा सकते। R इज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। R एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, जो क्रम को भी मानता है, क्षेत्र को भी मानता है और पूर्णता को भी मानता है। इससे बाहर जाना असंभव है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये रहा, अगर A और B दो रियल नंबर है, अगर A और B दो रियल नंबर, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। A ये कह रहा है कि ये जो कथन है ये हर एप्सिलॉन के लिए सच है, हर एप्सिलॉन के लिए सच है। आप कोई भी एप्सिलॉन लो, ये बात सच है। तो कौन सा नतीजा निकलता है, कौन सा नतीजा निकलता है? हर एप्सिलॉन के लिए, गौर करिए, यहां पे लिखा हुआ है प्रत्येक एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए ये बात सच है, हर एप्सिलॉन के लिए ये बात सच है। कितना भी एप्सिलॉन ले लो, सबके लिए सच है। तो आ जाओ, बी को इधर ले आए, a माइनस बी छोटा हुआ एप्सिलॉन से। यहाँ ये जो सवाल है ना, ये सवाल इतना बारीक बनाया हुआ है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। कैसे होगा, आ जाओ। ये हर एप्सिलॉन के लिए सच है, ध्यान से सुनना, ये हर एप्सिलॉन के लिए सच है। यानी अगर मैं एप्सिलॉन का मान 0.1 रखता हूं तो a माइनस बी के बीच का गैप 0.1 हो गया। अगर मैं 0.1 से भी कम हो गया, अगर एप्सिलॉन का मान मैं 0.01 रखता हूं तो a माइनस बी का मान 0.01 से कम हो गया।
इसका मतलब एप्सिलॉन का मान और भी ले सकता हूं, 0.001 ले लिया, ए और बी के बीच का गैप और कम हो गया। अब हमारे रियल नंबर की बनावट ये कहती है कि अगर दो नंबरों के बीच का गैप मैं लगातार कम कर सकता हूं और जितना चाहे उतना कम कर सकता हूं, तो वो दोनों नंबर बराबर होते हैं, वो दोनों नंबर बराबर होते हैं। अजीब है, पर रियल नंबर की बनावट ऐसी है। रियल नंबर, अगर आप दो नंबरों के बीच का गैप बहुत कम बहुत कम बहुत कम, जितना चाहे उतना कम कर सकते हो, तो फिर वो दोनों नंबर बराबर है, ए बराबर है बी। फॉर एग्जाम्पल 1 और 0.9999, ये आपने कई बार यूट्यूब पर या कई जगह देखा होगा कि 0.99 बराबर 1 होता है। 1 और 0.99, 0.9999 है ना, वो एक ही है, वो एक का ही नाम है, वो एक का ही नाम है। 1 और 0.9999 अब देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन दोनों सेम है। रियल नंबर की बनावट ऐसी है कि अगर दो नंबरों के बीच का गैप आप जितना चाहे उतना कम कर पाते हैं, जितना चाहे, तो फिर इसका मतलब वो दोनों नंबर बराबर है। फॉर एग्जांपल ये रहा 0.999 और 1 के बीच में गैप कितना है, बोला बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम। तो जब दो नंबरों के बीच में गैप बहुत कम हो सकता है, तो वो दोनों नंबर लास्ट में बराबर हो जाते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, तो इसका सही आंसर, फिर हम रियल नंबर को हमें समझना होगा, जो कि अभी समय पर्याप्त नहीं है, तो ए बराबर बी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर है ए बराबर बी। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक क्रमिक क्षेत्र है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय एक क्रमिक क्षेत्र है, वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र R एक क्रमिक क्षेत्र है, और प्रत्येक क्रमिक क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी बात असत्य है? कौन सी बात असत्य है? हाँ बिल्कुल सही बात। ये बहुत गहरा है, ये वाली बातें कुछ रियल नंबर को टाइम देंगे तब ये बातें समझ में आएगी, वरना 0.9991 के बराबर होता है, ये बात गले नहीं उतरती। 0.99999 जो है वो 1 के बराबर होता है, ये गले नहीं उतरती। क्या 0.99 तो है, ये कैसे हुआ? यही बात है कि 1 कैसे हुआ। तो इसमें Q क्रमिक क्षेत्र है, बिल्कुल सत्य। Q क्रमिक क्षेत्र है, एकदम सही बात है। R पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। हर क्रमिक क्षेत्र अनंत क्षेत्र होता है, ये बात कल ही पढ़ी थी, सत्य है। लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल देके बताया था कि सम्मिश्र संख्याएं जो होती है वो क्रम को नहीं मानती, और कल एक मैंने व्यंग भी मारा था कि अगर सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई कंपेरेबल नहीं होता, किसी को कंपेयर नहीं कर पाते, ना किसी को बड़ा कह पाते ना किसी को छोटा कह पाते, क्योंकि ये क्रमित को नहीं मानता, ये क्रम को नहीं मानता, ये प्रकृति की तरह है जो छोटे बड़े को नहीं मानती। तो सही आंसर है बी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्रम को नहीं मानते। अगला, P परिमेय है, Q अपरिमेय है, तो बताओ P प्लस Q क्या होगा? हाँ सही कह रही हो। अरे वाह भाई, शाबाश राकेश। हाँ वही ये जो डेप्थ है ना, ये डेप्थ पकड़ने के बाद ये समझ में आता है कि भाई 0.999 और 1 बराबर कैसे हो जाते हैं। चलो, P परिमेय संख्या है, Q अपरिमेय संख्या है, तो बताओ P प्लस Q कितना होगा? P परिमेय है, Q अपरिमेय है, तो P प्लस Q क्या होगा? एक परिमेय रहे, एक रैशनल रहे और एक इरेशनल रहे, एक रैशनल एक इरेशनल इक्वल्स टू, अब इस बात का जवाब याद रखिएगा, परिमेय हो प्लस परिमेय हो, परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय प्लस परिमेय इक्वल्स टू परिमेय। एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, एक परिमेय हो, एक रैशनल हो दूसरी इरेशनल हो, तो उत्तर अपरिमेय होता है। एक परिमेय एक अपरिमेय, तो आंसर अपरिमेय आता है। चाहे आगे वाली अपरिमेय हो पीछे वाली परिमेय हो, बात एक ही है, दोनों में से एक अपरिमेय हो और दूसरी परिमेय हो, तो उत्तर अपरिमेय होता है। लेकिन हम जो नहीं जानते,
वो है अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होती है, ये आज तक हम नहीं जानते हैं। क्योंकि एक्चुअल में ये कुछ भी हो सकता है। अपरिमेय प्लस अपरिमेय डिपेंड करता है कि वो दोनों नंबर क्या है, कांट से कुछ भी नहीं कह सकते। ये नंबरों पे डिपेंड करेगा, ये नंबरों पे डिपेंड करेगा, नंबर कैसे हैं उन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल दे देता हूं, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। नंबर एक, 2 प्लस अंडर 2 अपरिमेय संख्या है, 2 माइनस अंडर 2 अपरिमेय संख्या है, अंडर 2 कट गया, 4 आ गया, क्या बन गया, परिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। एग्जांपल नंबर 2, अंडर 2 प्लस अंडर 3, ये क्या आ गया, या इसको 2 अंडर 2 कर लो, 2 अंडर 2, तो 2 अंडर 2 और अंडर 2 मिला के 3 अंडर 2, ये अपरिमेय आ गया। तो अपरिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय भी बना सकता है, अपरिमेय भी बना सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते, इसलिए कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, P प्लस Q एक परिमेय एक परिमेय, तो वापस पे अपरिमेय बन जाएंगे। अगला, अब मिलते हैं आर्किमिडीज से। आर्किमिडीज से मिलिए। आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसे आर्किमिडीज प्रॉपर्टीज के नाम पे जानते हैं। आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर आपके पास दो धनात्मक नंबर है, एक चाहे जितना चाहे छोटा ले लो और एक जितना चाहे बड़ा ले लो, एक जितना चाहे छोटा ले लो और एक जितना चाहे बड़ा ले लो, बस दो प्लस के नंबर ले लो, दो प्लस के नंबर आप अपनी इच्छा से चुनिए और छोटे वाले नंबर को जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए। वो छोटे वाला नंबर जुड़ते 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 कभी ना कभी आपके नंबर वाई को पार कर जाएगा। आप अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से एक्स और वाई, रिपीट कर दूं, पहले दोनों प्लस के नंबर चुनने, दो प्लस के नंबर चुनो, एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का, दो प्लस के नंबर चुनो, आपकी मर्जी से जो चुनना, जिसको छोटा, जितना छोटा लेना हो छोटा ले लो, जितना बड़ा लेना हो बड़ा ले लो, फिर छोटे वाले नंबर को बार बार जोड़ते जाओ। आप देखोगे वो बार 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 जुड़ता 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 कभी ना कभी आपके वाई को पार कर जाएगा। वाई चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वाई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका एक्स जुड़ते 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 वाई को पार कर जाएगा कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी नंबर पे। ये पुनरावृत्ति कोई ना कोई बार पे, किसी ना किसी नंबर पे, 50 बार दोहराने पर या 100 बार दोहराने पर या 1000 बार दोहराने पर किसी ना किसी नंबर पे ये आपके वाई को पार कर जाएगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है और ये सिंपल सिद्धांत है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी नंबर उठाओ जोड़ते जाओ, वो दूसरे वाले नंबर को पार कर ही जाएगा, पार कर ही जाएगा। अगर एक ठहरा हुआ है, एक चल रहा है, चाहे कितना ही धीमा चल रहा हो, अगर चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो दूसरे को पार कर जाएगा। ये आर्किमिडीज प्रॉपर्टी कहलाती है। अब आर्किमिडीज वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको आर भी पूरा करता है, क्यू भी पूरा करता है, इसलिए इसको आर्किमिडियन क्षेत्र कहते हैं। इनको आर्किमिडियन कर्मी क्षेत्र। अब आर्किमिडियन कर्मी क्षेत्र कौन से होते हैं, वह क्षेत्र जो क्रम को भी मानते हैं और आर्किमिडीज की बात को भी मानते हैं। जो आर्किमिडीज ने जो बताया ना, इस बात को जो मानता है, प्लस जो क्रम को मानता है, प्लस जो क्षेत्र को मानता है, इन तीनों बातों को जो मानता है उसे आर्किमिडियन क्रमित क्षेत्र कहते हैं। और आर और क्यू दोनों ही आर्किमिडियन क्रमित क्षेत्र हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर में, जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र होते हैं वो आर्किमिडियन क्षेत्र होते हैं, लेकिन जो आर्किमिडियन होते हैं वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी पूर्ण क्रमित क्षेत्र होगा वो आर्किमिडियन जरूर होगा, लेकिन जो आर्किमिडियन हो, जैसे क्यू है, क्यू आर्किमिडियन है परंतु पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है ना, पूर्ण क्रमित नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जो पूर्ण क्रमित, हर पूर्ण क्रमित क्षेत्र तो आर्किमिडियन होगा, लेकिन आर्किमिडियन वापस से पूर्ण क्रमित हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो सवाल है ये देखो। अब कई बार सवाल पूछा गया, एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा गया था। पहले यहां पे एक सवाल ले लेता हूं। एक सीक्वेंस है 1/n, एक ध्यान से सुनिएगा, एक सीक्वेंस है 1/n
ये सीक्वेंस सब जानते हैं कि 0 पे कन्वर्ज करता है। अगर हम n की लिमिट निकालें तो ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे अभिसृप्त करेगा। तो बताइए इसके अंदर रियल नंबर का कौन सा अभिग्रहित काम आया है? इसमें रियल नंबर का कौन सा अभिग्रहित काम आया है? इसमें रियल नंबर का कौन सा अभिग्रहित काम आया है? इसमें रियल नंबर का कौन सा अभिग्रहित काम में आया है? एक सीक्वेंस है xn बराबर 1/n, लिमिट लेने पे वो 0 पे जा रहा है, तो इसमें कौन सा अभिग्रहित काम आया है? बिल्कुल सही, इसमें पूर्णता अभिग्रहित काम आया है, क्योंकि अनुक्रम में तो 0 आ ही नहीं रहा। अनुक्रम में तो 0 आ ही नहीं रहा। पहले रखोगे 1 आएगा, दूसरा रखोगे 1/2 आएगा, तीसरा रखोगे 1/3 आएगा, चौथा रखोगे 1/4 आएगा। तो ये तो सब आएंगे, 0 तो कभी आएगा ही नहीं। फिर 0 को प्राप्त कैसे कर लिया? फिर 0 को प्राप्त कैसे कर लिया? 0 तो इसमें था ही नहीं, तो 0 को प्राप्त कैसे कर लिया? तो पूर्णता अभिग्रहित कहता है कि भैया समुच्चय के बाहर भी है। इसका जो उच्चक और निम्नक है, अगर ये रियल नंबर से बना हुआ है, सब रियल नंबर है, ये रियल नंबर से बना हुआ है, रियल नंबर से बना हुआ कोई भी सेट अगर बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, बंधा हुआ है, 1 से 0 के बीच में आएगा पूरा, सबके सब 0 से 1 के बीच में आएंगे, बाउंडेड है, तो इसका उच्चक रियल नंबर के पास जरूर होगा, इसका निम्नक रियल नंबर के पास जरूर होगा। इसका उच्चक 1 है, निम्नक 0 है, तो ये जो 0 है ये इसका निम्नक है, और जो कि रियल नंबर के पास है, और पूर्णता विग्रहित के कारण ऐसा होता है। तो ये पूर्णता विग्रहित है जो ये तय करके दे रहा है। ये अभी उड़ीसा में आया था ये सवाल, उड़ीसा के पेपर था, उसमें था बड़ा, मैंने कहा यार ये यहाँ तक भी पहुंचेंगे? तो बिल्कुल पूछेंगे, वो तो डेप्थ में पचे लगाएंगे कि भाई बताओ कैसे पता चला 0 कैसे आया? 0 तो इसमें है ही नहीं, तो इसकी लिमिट 0 कैसे आई? तो भैया वो है कि ये बाउंडेड सेट है, ये रियल नंबर का बना हुआ सेट है, बाउंडेड है, तो रियल नंबर पूर्ण क्रमिक क्षेत्र होते हैं, पूर्ण क्रमिक क्षेत्र की वजह से कोई बाउंडेड होगा तो उसका उच्चक और निम्नक रियल नंबर के पास जरूर होगा। 0 इसका निम्नक है तो वो रियल नंबर के पास है, इस वजह से ऐसा हुआ। बाकी चलो इससे अगले सवाल का जवाब देते हैं। ये रहा, अगर x और y, यदि x तथा y दो परिमेय संख्याएं हैं, x तथा y दो परिमेय संख्याएं हैं, तो कौन सी बात सही है? x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं आर्किमिडीज के नियम को मानती है। ये कौन है? परिमेय संख्याएं हैं, और परिमेय संख्याएं आर्किमिडीज की बातों को मानती है, इसलिए nx बड़ा होगा y से। कभी ना कभी x, एक प्राकृत संख्या का अस्तित्व ऐसा हो जाएगा, एक प्राकृत संख्या आपको मिल जाएगी, अगर आप लगातार जोड़ते जाओगे तो वो y से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, वो जो भी मैं बताया था पूर्ण तभी, उसमें एक और भी रहता है कि कई बार पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या, ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं, इसकी उत्पत्ति कौन से अभिग्रहित के कारण होती है ना? इरेशनल नंबरों की उत्पत्ति कौन से अभिग्रहित के कारण होती है? तो अपरिमेय संख्याएं पूर्णता अभिग्रहित के कारण जन्म लेती है। अगर पूर्णता अभिग्रहित ना होता तो √2 √3 का अस्तित्व नहीं होता। ये हो गया, ये वाला हो गया। अब बढ़ते हैं आगे डेंसिटी थ्योरम पे। इंपॉर्टेंट थ्योरम, सघनता प्रमेय, जो रियल नंबर की रीढ़ की हड्डी है, ये रियल नंबर के रीढ़ की हड्डी है, बहुत जरूरी है, इसकी गहनता को समझिए। सघनता प्रमेय है, इसकी सघनता भी सबसे इंपॉर्टेंट है। सघनता है तो सघनता ही सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं कोई जरूरी नहीं होता, कोई जरूरी नहीं तो ये बड़ा है ये छोटा है, किसी से भी शुरू करो, कहीं ना कहीं नंबर पे बड़ा पहले से ही बड़ा हो गया तो एक बार में ही हो गया, छोटे को बेचारे को कई बार रिपीट करना पड़ेगा तब पहले वाले से बड़ा होगा। तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई से बड़ा हो या वाई एक्स से बड़ा हो, कोई भी एक्स कोई भी वाई लो आपको एक नंबर जरूर मिलेगा। बड़ा पहले से ही बड़ा है तो एक बार में हो जाएगा, छोटा है वो छोटा है इसलिए उसको कई बार घूमना पड़ेगा तब बड़ा होगा। तो डेंसिटी थ्योरम क्या कहते हैं? डेंसिटी थ्योरम कहते हैं कि पूरा रियल नंबर दो ही नंबरों से बना हुआ है, पूरा रियल नंबर दो ही नंबरों से बना हुआ है। यानी यूं समझिए कि रियल नंबर की जो लाइन है वो दो ही कलर से बनी हुई है, एक तो हरा कलर, एक गुलाबी कलर, हरा कलर और गुलाबी कलर। पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट रियल नंबर के हैं उन हर पॉइंट का एक कलर है, या तो हरा है या गुलाबी है,
हर पॉइंट या तो हरे कलर का है या गुलाबी कलर का है, मतलब या तो पिंक कलर को हम कह देते हैं अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं, और दूसरे कलर को कह देते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो पूरा रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय से बना हुआ है, मतलब पिंक डॉट ग्रीन डॉट, पिंक डॉट ग्रीन डॉट से बना हुआ है। हर डॉट आप जाके कहीं पे भी, ये देखो पेन लो और कहीं भी जाके चुभाओगे तो ये जो डॉट है, ये डॉट या तो पिंक कलर का है, या तो पिंक कलर का है, या ग्रीन कलर का है। हर डॉट, हर रियल नंबर दोनों में से एक प्रकार का होता है, दोनों में से एक प्रकार का होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है, नहीं है तो अपरिमेय है। इन दोनों में से एक प्रकार की है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों प्रकार का हो, या दोनों में से कोई ना हो। हर नंबर दोनों में से एक होता है, दोनों में से कोई केवल एक होता है। एक बात। दूसरी बात, पहली परिमेय ये कहती है कि दो परिमेय संख्याएं, अगर दो हरे डॉट है, दो हरे डॉट के बीच में अनंत पिंक डॉट होते हैं, मतलब दो हरे बिंदु मतलब परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। और दूसरी परिमेय कहती है दो पिंक डॉट के बीच में अनंत ग्रीन डॉट होते हैं। दो ग्रीन डॉट के बीच में, अब इन सबको मिक्स करो और रियल नंबर की बनावट को थोड़ा सा समझो कि जो आपका रियल लाइन होती है वो पिंक और ग्रीन डॉट से बनी हुई है। हर बिंदु या तो पिंक है या ग्रीन है, पिंक है या ग्रीन है, पिंक है या ग्रीन है। अब वो रहते कैसे हैं उस लाइन के ऊपर? इन दो परिमेय के हिसाब से। दो ग्रीन डॉट पे जाओगे, उनके बीच में अनंत पिंक डॉट है, अनंत कलर के पिंक डॉट है, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर दो पिंक डॉट के पास जाओगे, उनके बीच में अनंत ग्रीन डॉट है, और दो ग्रीन डॉट के बीच में अनंत पिंक डॉट है, दो पिंक डॉट के बीच में अनंत ग्रीन डॉट है, दो ग्रीन डॉट के बीच में अनंत पिंक डॉट है, दो पिंक डॉट के बीच में अनंत ग्रीन डॉट है। तो सोचिए कि ये लोग रहते कैसे हैं, कौन ग्रीन है और कौन पिंक है, भाई पता ही नहीं। इतने बुरी तरीके से ये उलझे हुए हैं कि इनमें पकड़ पाना संभव नहीं है कि पिंक डॉट के पास वाला भैया कौन है। अगर आप ग्रीन कलर वाले भैया से पूछोगे भैया तुम्हारे पास वाला भैया कौन है, हरा है या पीला है, मतलब हरा है या गुलाबी है, तुम्हारे पास वाले भैये का क्या कलर है, तो ये नहीं बता सकता, क्योंकि बनावट इतनी ज्यादा सघन है, बनावट इतनी ज्यादा सघन है कि हम बता ही नहीं सकते। ये डेंसिटी सघनता परिमेय कहलाती है कि रियल नंबर कितने ज्यादा सघन होते हैं। आप किसी भी परिमेय संख्या के पास वाली संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि परिमेय संख्या के पास में जो भी संख्या है उनके बीच में अनंत पिंक डॉट है, और दो पिंक डॉट के बीच में अनंत ग्रीन डॉट है, दो ग्रीन डॉट के बीच में अनंत पिंक डॉट है, दो पिंक डॉट के बीच में अनंत ग्रीन डॉट है, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसलिए पता ही नहीं चलता कितने पिंक है और कितने ग्रीन है, और कौन किसके बाद आया। एक दूसरे के अंदर इतने बन जाते हैं, इतने सघन हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा डेंसिटी थ्योरम, जो समझाते हैं कि आप कभी भी नहीं बता सकते कि एक अपरिमेय संख्या के पास में कौन है या परिमेय संख्या के पास में कौन है। बस इतना पता है, बहुत भयंकर तरीके से इतनी डेंसिटी है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। सारे प्लॉट बिक गए हैं, एक प्लॉट खाली नहीं है, या तो वहां पे पिंक रहता है या वहां पे ग्रीन रहता है, और चिपक चिपक के बैठे हैं। ये हालत कर रखी है, ये सघनता परिमेय। आगे आ जाते हैं इंटरवल के ऊपर। इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल होते हैं जब आपको रियल नंबर को लगातार लिखना हो, जब आपको रियल नंबर को लगातार लिखना हो तो आप इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। लगातार मतलब किसी एक बिंदु से शुरू करके किसी दूसरे बिंदु तक कंटिन्यू लिखना चाहते हैं, कंटिन्यू पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, जहां ए छोटा है और बी बड़ा है, और आप लगातार लिखना चाहते हैं तो आप इंटरवल की मदद लेते हैं। इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, है ना, ये चीजें तो मोटा मोटी आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। परिमित और अपरिमित। परिमित क्या होता है? अगर आपके ए और बी दोनों के दोनों ही निश्चित संख्याएं हैं, 5, 15, 18, 11, 13 जो भी है, अगर दोनों निश्चित संख्याएं हैं तो इसको कहते हैं परिमित अंतराल। अपरिमित अंतराल होता है जब दोनों में से कोई भी एक, कम से कम एक अनंत हो, चाहे ए अनंत हो, चाहे बी अनंत हो, चाहे ए और बी दोनों अनंत हो, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल जब दोनों के दोनों फाइनाइट नंबर हो, ए भी फाइनाइट हो, बी भी फाइनाइट हो, दोनों फाइनाइट है, फाइनाइट इंटरवल। एक फाइनाइट हो, एक इनफाइनाइट हो, या दोनों ही इनफाइनाइट हो, तो फिर हो जाता है इनफाइनाइट इंटरवल। किसी इंटरवल की लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है, दोनों को घटा दो वो लेंथ आ जाएगी बी माइनस ए, दोनों को घटाने से जो मिलेगा वो लेंथ होगा बी माइनस ए। इंटरवल को दो भागों में आप दो नाम दे सकते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल जब किनारे शामिल नहीं करते हो, बीच के नंबर तो हमेशा ही रहेंगे, बीच के नंबर तो इंटरवल में कभी कहीं जाते ही नहीं, बीच के नंबर तो रहेंगे। किनारों पे आपको चुनाव करने की अधिकार दिया जाएगा कि किनारे लेने हैं या नहीं लेने, किनारे लोगे या नहीं लोगे उसकी छूट है।
क्लोज इंटरवल में किनारे आप लेते हो, ओपन इंटरवल में आप किनारे छोड़ देते हो, बस। बीच वाले तो अनिवार्य है, लेने ही पड़ेंगे। फिर हाफ इंटरवल आते हैं जो आपको थोड़ी सी छूट और बढ़ा देते हैं कि भैया एक काम करो, एक तरफ का रख लो, एक तरफ का छोड़ दो। इन्हें हाफ इंटरवल कहते हैं, आधा अंतराल कहते हैं, जिसमें आप एक साइड लेते हैं, एक साइड नहीं लेते। जैसे ओपन इंटरवल 2 से 5 के बीच वाले तो सब, लेकिन 2 और 5 नहीं। इसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा, बीच वाले भी होंगे। इसमें ये आधा हाफ हो गया। इसमें 2 तो है परंतु 5 नहीं है। इसमें 2 नहीं है परंतु 5 है। इन्हें हाफ इंटरवल कहते हैं। ये ओपन इंटरवल कहलाता है, ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। अब एक अच्छी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओपन इंटरवल को ओपन सेट मत समझ लेना। ओपन इंटरवल को ओपन सेट मत समझ लेना। बच्चा नजदीक का नाम देख के एक ही समझ बैठता है। ओपन इंटरवल ओपन सेट सेम नहीं होते। ओपन इंटरवल नॉट इक्वल्स टू ओपन सेट। ओपन इंटरवल अलग कंसेप्ट है। हाँ, कई जगह टकराते जरूर है, ये बात सही है, लेकिन दोनों एक बात नहीं है। ओपन इंटरवल नॉट इक्वल्स टू ओपन सेट। ओपन सेट अलग बात है, ओपन इंटरवल अलग बात है। इंटरवल अलग कंसेप्ट है, ओपन सेट अलग कंसेप्ट है। दोनों को अलग अलग करके रखिएगा, ओपन इंटरवल ओपन सेट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण नोट, पहली बात, एक अंतराल, अगर कोई अंतराल है उसमें हमेशा अनंत बिंदु होते हैं। अंतराल चाहे जितना छोटा हो, अंतराल में हमेशा अनंत बिंदु ही होते हैं। अंतराल में कभी भी परिमित बिंदु नहीं हो सकते। अंतराल चाहे जितना छोटा हो, जितना चाहे छोटा बना लो, उसमें हमेशा नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट ही होते हैं। इंटरवल छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा इनफाइनाइट ही होते हैं। नंबर 2, अगर इंटरवल आप सोच रहे हो कि सीमित अंतराल ले लूं, मतलब 1 से लेकर 2 तक ले लूं, ले लो 1 से लेकर 2 तक। बोला छोटा इंटरवल ले लूं, ले लो। नंबर ऑफ एलिमेंट अनंत ही है, इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो हमेशा अनंत है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरवल कैसा बनाते। हर इंटरवल, छोटे से छोटा इंटरवल जैसा चाहे बना लो, नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा अनंत होंगे, क्योंकि रियल नंबर अनंत होते हैं। रियल नंबर की भी सघनता बढ़ाई थी ना, सघनता याद करो। पिंक डॉट, 2 पिंक डॉट के बीच में अनंत ग्रीन डॉट, ग्रीन डॉट के बीच में अनंत पिंक डॉट के बीच में अनंत ग्रीन डॉट। तो इतनी सघनता फैला रखी है इन लोगों ने कि आप चाहे 2 नंबर कोई भी ले लो, उनके बीच में अनंत नंबर हमेशा आ जाएंगे। इतनी सघनता इन लोगों ने फैला रखी है रियल नंबरों ने। तो इस वजह से इनका छोटे से छोटा इंटरवल भी अनंत बिंदु लेके बैठा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब नेस्टेड थ्योरम, नेस्टेड थ्योरम क्या काम आती है? नेस्टेड थ्योरम में आती है कि किसी नंबर तक आप कैसे पहुंचेंगे, किसी नंबर तक कैसे पहुंचेंगे। अब आपको लगे किसी नंबर तक कैसे पहुंचेंगे, ये नंबर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं बाबू, इतनी आसानी से नंबर पे नहीं पहुंचोगे। आओ एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे क्लियर करने के लिए। आपको लगेगा अभी घर से चलेंगे और नंबर पे पहुंच जाएंगे। चलिए मिलवाता हूं आपसे। हम पाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि रियल लाइन पर पाई कहां होता है, रियल लाइन पर पाई कहां होता है। बोला ये रहा, ये रहा, एक बार देखो तो सही। 3 और 4 के बीच में है, 3 3.2 के बीच में है, 3.1 3.15 के बीच में है, 3.12 और 3.16 के बीच में है, 3.14 और 3.145 के बीच में है, 3.141 और 3.142 के बीच में है, 3.1415 और 3.1516 के बीच में है, 3.141516 3.1417 के बीच में है, 3.14155 और 3.14166 के बीच में है। एंड चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ,
आपको बस यही पता चलेगा कि इसके बीच में है, फिर और नहीं, अब इन दो के बीच में, अच्छा अब इन दो के बीच में, अच्छा अब इन दो के बीच में, अच्छा अब इन दो के बीच में, ये इन दो के बीच में, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में आप चलते रहेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। ट्राई करना कभी, कभी पाई को डॉट करके बता दो, पेन रख के बता दो कि ये पाई है, नहीं बता पाओगे। ट्राई करना कभी, घर पे बैठ के अभ्यास करना, एक पेन रख के बताना पाई कहां खड़ा है। लेकिन ये परमें दावा करती है कि अगर आपने ढूंढने की कोशिश की तो अनंत समय में आप पहुंच जाओगे। इसको कहते हैं नेस्टेड थ्योरम। नेस्टेड थ्योरम ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, केंटर की थ्योरम है। इन्होंने नेस्टेड थ्योरम का मतलब है, ये कहती है आप पहुंच जाओगे, अगर आप चलते रहे तो आप पहुंच जाओगे। तो ये परमें क्या कहती है, ये परमें कहती है कि अगर आपने इंटरवल बनाने शुरू कर दिए, आपने पाई को ढूंढना है, पाई कहां है, तो पाई का इंटरवल बनाओ। बोला 3.14 और 3.15 के बीच में होता है, या 3.14 3.16 के बीच में होता होगा। फिर थोड़ा सा इंटरवल को और छोटा करो, 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 धीरे 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 छोटा करते करते आप ठीक एक नंबर पे पहुंच जाओगे, उस नंबर पे पहुंच जाओगे जिसे आप ढूंढ रहे थे। इसे नेस्टेड थ्योरम कहते हैं। एग्जांपल के लिए समझ सकते हो, ये पिंक, ये ब्लू वाला इंटरवल, फिर ऑरेंज वाला, फिर येलो वाला, फिर ये, और धीरे 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 आप ठीक एक बिंदु पे पहुंच जाओगे। लेकिन कब पहुंचोगे, मामला ये देखो, एन टेंड्स टू अनंत, इस प्रक्रिया को अनंत बार दोहराने पर आप एग्जैक्टली एक बिंदु पर पहुंच जाएंगे, आप एग्जैक्टली एक बिंदु पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये नेस्टेड थ्योरम है, ये गारंटी है एक तरह की कि भैया आप ढूंढोगे तो बेकार नहीं जाएगा, आप पहुंच जाओगे। नंबर है, ऐसा नहीं कि बेवकूफ बना रहे कि नंबर नहीं है, नंबर है, मिलेगा भी, लेकिन अनंत बाद में आपको मिलेगा। अगला नाइबरहुड। ये नाइबरहुड क्या होता है, पड़ोसी क्या होते हैं, प्रतिवेश क्या होता है, सामीप्य क्या होता है। इसके कई नाम है, सामीप्य भी कहते हैं, प्रतिवेश भी कहते हैं, नाइबरहुड भी कहते हैं। सरल भाषा में इसको पड़ोसी कहते हैं। पड़ोसी, पड़ोसी क्या होते हैं, आपके इधर वाले लोग और आपके उधर वाले लोग। आपके इधर वाले लोग जहां पे भी आप रहते हैं, आपके बाईं तरफ रहने वाले लोग और दाईं तरफ रहने वाले लोग आपका नाइबरहुड कहलाते हैं। परिभाषा को सुनो, इसी में राज छुपा हुआ है। परिभाषा कहते हैं कि कोई समुच्चय एन ए, एन एक समुच्चय का नाम है जो कि ए का प्रतिवेश कहलाएगा। कब कहलाएगा, ये तब कहलाएगा जब जब एक्स को सम्माहित करने वाला एक इंटरवल हो आपके पास जिसमें एक्स रहता हो और वो इंटरवल एन ए के अंदर रहता हो। बड़ा अजीब है, सिंपल है, सोचो। एक्स जो है, एक्स आई में रहता है, एक इंटरवल में रहता है, और वो इंटरवल एन ए के अंदर रहता है। यानी एक्स अपने पड़ोसियों के सहित, इंटरवल कौन हुआ, मेरा पड़ोसी, क्योंकि मैं एक्स उसमें हूं, मेरे आस इंटरवल में आसपास वाले लोग होंगे, तो मैं और मेरे आसपास वाले लोग सब आ गए, और फिर हम एन ए के अंदर रहते हैं, उस कॉलोनी में रहते हैं। तो वो कॉलोनी हमारा क्या कहलाएगी, प्रतिवेश कहलाएगी। मैं वहां रहता हूं और मेरे पड़ोसी श्यामलाल जी और मोहनलाल जी वो भी वहीं रहते हैं, तो वो मेरा क्या हुआ, मेरा पड़ोस हुआ। ये परिभाषा है। एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स जिस छोटे से इंटरवल में रहता है, वो इंटरवल जिस समुच्चय में एग्जिस्ट करता है या जिसके अंदर रहता है, वो उसका प्रतिवेश कहलाता है। ये हो गया प्रतिवेश। अब उसी प्रतिवेश में आ जाता है डिलीटेड नाइबरहुड। डिलीटेड नाइबरहुड में होता है कि भैया पड़ोसियों को गिन रहे हो, पड़ोसियों में खुद को क्यों गिन रहे हो, तुम तुम्हारे पड़ोसी थोड़ी हो, तो अपने आप को निकाल दो, अपने पड़ोस में से अपने आप को माइनस कर दो, बस। इसे कहते हैं डिलीटेड नाइबरहुड, मतलब अपने पड़ोस में से अपने आप को बाहर कर दो, क्योंकि तुम अपने पड़ोसी नहीं हो सकते। ठीक है, अब सामीप्य के गुणधर्म। प्रत्येक विवर्त अंतराल, अगर विवर्त अंतराल को देखें हम, हर विवर्त अंतराल अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है। प्रत्येक विवर्त अंतराल अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य होता है, पूरा पड़ोसी होता है अपने बिंदु का। एक संवर्त अंतराल किनारों को छोड़कर बाकी सबका सामीप्य होता है। फाई अपने हर बिंदु का सामीप्य होता है। एक एरिक परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय कभी भी सामीप्य नहीं हो सकता क्योंकि वो परिमित है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी अपने किसी बिंदु का सामीप्य नहीं है। आर अपने हर बिंदु का सामीप्य है।
आर अपने हर बिंदु का सामीप्य है। ठीक है, दो पर में दो सामीप्य अगर आप लेते हो, किसी बिंदु के दो सामीप्य लेकर उनका इंटरसेक्शन करो तो वो भी एक सामीप्य ही बनाता है। किसी सामीप्य का अगर कोई सामीप्य है, उसका बड़ा समुच्चय भी उसका सामीप्य होता है। सामीप्य का बड़ा समुच्चय भी सामीप्य होता है, और दो सामीप्य का इंटरसेक्शन भी एक सामीप्य होता है। ये थ्योरम से। आगे लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट होता है एक ऐसा बिंदु जिसके पास आपके समुच्चय के अनंत बिंदु उसको घेर ले। आपके समुच्चय के अनंत बिंदु जिस बिंदु को घेर ले, रिपीट, आपके समुच्चय के अनंत बिंदु जिस बिंदु को चारों तरफ से घेर ले, मतलब उसके पास आपके समुच्चय के अनंत बिंदु इकट्ठे हो जाएं। एक बिंदु है, उसके पास आपके समुच्चय के अनंत बिंदु इकट्ठे हैं। ये बिंदु है और इसके पास आपका जो समुच्चय है उसके अनंत बिंदु इसके पास में इकट्ठे हो गए हैं। ये लिमिट पॉइंट कहलाता है। जहां पर पहली बात, इसका मतलब आपके समुच्चय के पास पहले अनंत बिंदु होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके समुच्चय के पास अनंत बिंदु है ही नहीं तो वो किसी बिंदु के पास खड़े कैसे होंगे? तो लिमिट पॉइंट बनेगा ही नहीं। तो जरूरी है कि अगर कोई समुच्चय परिमित है तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि लिमिट पॉइंट बनाने के लिए आपके पास अनंत बिंदु होने चाहिए। तो जिसके पास अनंत बिंदु नहीं है वो लिमिट पॉइंट नहीं बना सकता, वो लिमिट पॉइंट नहीं बना सकता। तो ये रही परमेय। प्रत्येक परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता है, क्योंकि वो सीमा बिंदु बनाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। सीमा बिंदु बनाने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपके पास पहले इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। अच्छा, इनफाइनाइट पॉइंट होने से बन जाता है? नहीं, तब भी नहीं बनता। इनफाइनाइट पॉइंट हो पहले तो, और फिर वो किसी बिंदु पे जाके इकट्ठे हो। पहले तो इनफाइनाइट पॉइंट आपके पास हो और फिर वो इनफाइनाइट पॉइंट किसी बिंदु पे जाकर खड़े हो, तब जाके लिमिट पॉइंट तैयार होता है। ठीक है, ये परिभाषा भी देखो। माना एस आर का उपसमुच्चय है, तो कोई बिंदु ए एस का सीमा बिंदु कहलाता है। कब कहलाता है? जब ए का कोई भी पड़ोसी बनाओ, कोई भी प्रतिवेश बनाओ, उसमें आपको एस के हमेशा अनंत बिंदु मिलेंगे, यानी ए के करीब हमेशा अनंत बिंदु रहेंगे एस के। तो ए लिमिट पॉइंट हो गया, गुच्छा हो गया, जिसे गुच्छ बिंदु अकुमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, गुच्छा कहते हैं। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एन, जेड और फाई, इनका कोई सीमा बिंदु नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में अच्छा खासा गैप होता है, इकट्ठे होते ही नहीं है ये। और जो इकट्ठा नहीं होगा अनंत बिंदु है, जबकि एन के पास अनंत बिंदु है, जेड के पास अनंत बिंदु है, लेकिन वो इकट्ठा नहीं हो रहे। इकट्ठा नहीं हो रहे तो सीमा बिंदु नहीं बना पा रहे। क्यू जो है, क्यू बड़ा कमाल है। क्यू की बड़ी विचित्र बात है, क्यू का हर बिंदु लिमिट पॉइंट है, और क्यू के जो बाहर है वो भी सब लिमिट पॉइंट है। पर अब भाई हद है, एक क्यू वाले में बड़ा कमाल है। क्यू के पूरा रियल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट है, यानी क्यू का हर बिंदु उसका लिमिट पॉइंट है, और हर अपरिमेय संख्या भी उसका लिमिट पॉइंट है। इतना है क्यू। यानी यहां पर कई ये सोचे कि लिमिट पॉइंट कम होते हैं, नहीं, कई बार लिमिट पॉइंट समुच्चय से भी ज्यादा होते हैं, और कई गुना, कई कई हजार गुना ज्यादा होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लगाइए, क्यू इतना बड़ा नहीं है जितने इसके लिमिट पॉइंट है। पूरा रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट है, पूरा रियल नंबर, हर रियल नंबर क्यू का लिमिट पॉइंट है। ऐसे ही आर माइनस क्यू का, अपरिमेय संख्याओं का लिमिट पॉइंट, अपना हर बिंदु लिमिट पॉइंट है, और अपने से बाहर वाले सारे बिंदु भी लिमिट पॉइंट है, तो उसका लिमिट पॉइंट भी पूरा आर है। ऐसे ही छोटे अंतराल ए बी के लिमिट पॉइंट, इसके अंदर का हर बिंदु लिमिट पॉइंट है, इवन किनारे के बिंदु भी लिमिट पॉइंट है, किनारे वाले बिंदु भी लिमिट पॉइंट है। ऐसे ही अगर बड़ा अंतराल लेते हो तो किनारे इसमें ऑलरेडी आ गए, तो अंदर वाले और किनारे सब लिमिट पॉइंट है। इसका लिमिट पॉइंट 0 है, लेकिन समुच्चय के अंदर नहीं है। तो ये इस बात को समझाता है कि लिमिट पॉइंट समुच्चय से बाहर भी होते हैं। लिमिट पॉइंट कोई जरूरी नहीं है कि वो समुच्चय के अंदर हो, लिमिट पॉइंट समुच्चय के बाहर भी हो सकते हैं। क्यू का एग्जाम्पल ही ले लो, इस सेट का एग्जाम्पल ले लो, इसका लिमिट पॉइंट 0 है लेकिन बाहर है। इसी प्रकार इस समुच्चय का लिमिट पॉइंट 1 है, जो कि इससे बाहर है। इस समुच्चय के दो लिमिट पॉइंट है, 1 और -1, दोनों अंदर है। तो लिमिट पॉइंट अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसके ऊपर बोल्जानो प्रमेय प्रहार करती है
कि अगर आपके पास अनंत बिंदु है लेकिन स्पेस परिबद्ध है, जगह परिबद्ध है, लिमिटेड जगह, अगर लिमिटेड जगह में अनलिमिटेड चीजें डालोगे तो लिमिट पॉइंट बन के ही रहेगा, लिमिट पॉइंट पक्का बनेगा। ये क्या कहना चाहती है बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम? ये कहती है अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है यहां से लेकर यहां तक और नंबर ऑफ पॉइंट आपके पास अनंत है, नंबर ऑफ पॉइंट आपके पास अनंत है, तो आपको लिमिट पॉइंट बनाना ही पड़ेगा। एक बनाओ चाहे अनेक बनाओ, लिमिट पॉइंट बनाना पड़ेगा। ये बोल्जानो-वायर्स्ट्रास थ्योरम कहती है अगर असीमित हो और बाउंडेड हो तो लिमिट पॉइंट बनाना पड़ेगा। इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, अगर कोई सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है और वो बाउंडेड है, तो उसको लिमिट पॉइंट बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, मजबूरी है। आ जाओ इस सवाल में आ जाओ, इसके सीमा बिंदु बताओ, इसके सीमा बिंदु कौन कौन है, इसके सीमा बिंदु कौन कौन से हैं? हाँ, आर का हर बिंदु लिमिट पॉइंट होता है, क्यू का लिमिट पॉइंट का समुच्चय आर होता है, आर माइनस क्यू का भी आर होता है, जेड का एन का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, वो है जीरो। ये सवाल बहुत बार आता है, इसका एक ही लिमिट पॉइंट बनेगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये जीरो पे इकट्ठा होता जाएगा, ये जीरो के करीब 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 करीब, ये पूरा समुच्चय जीरो के पास में खड़ा होने लग जाएगा, जीरो इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट है जीरो, इसका एक ही लिमिट पॉइंट है, वो है जीरो। अगला, हाँ, क्लाउजर ऑफ ए सेट, डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या होता है? किसी समुच्चय के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय। कोई समुच्चय है, उसके जितने भी सीमा बिंदु है सबको एक समुच्चय में डाल लो, उसको व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं, डिराइव्ड सेट, डी ए, डी ए, डी ए। हाँ, सेट में तो है आंसर, आंसर सेट में तो लिखा हुआ है यार, जीरो लिख के समुच्चय का चिन्ह लगा हुआ है। तो डिराइव्ड सेट क्या होता है? सीमा बिंदुओं का समुच्चय। ए के जितने भी सीमा बिंदु है उनको उस समुच्चय में लिख लो, एक समुच्चय बनाओ जिसमें सारे सीमा बिंदु लिख लो, इसको डिराइव्ड सेट कहते हैं, डिराइव्ड सेट। जैसे इसके सीमा बिंदु कौन है? जीरो, इस सेट का नाम क्या है? ए, तो डी ए होगा इसके समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय, समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय, जितने भी सीमा बिंदु है उनका समुच्चय तैयार कर लो, वो डिराइव्ड सेट कहलाता है। अब डिराइव्ड सेट के बाद में एक सेट आता है जिसको कहते हैं क्लाउजर सेट या संवर्ग समुच्चय। संवर्ग समुच्चय क्या होता है? किसी सेट ए में डीए को मिक्स करवा दो, यूनियन करवा दो, ए में डीए को मिक्स करने पर एक सेट बनेगा जिसको क्लाउजर सेट या संवर्ग समुच्चय कहते हैं, ए यूनियन डीए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए में जो सीमा बिंदु बाहर रह गए हैं उनको भी उसके अंदर मिक्स करवा दो, समुच्चय के अंदर सीमा बिंदुओं को भी डलवा दो, बिंदु तो अंदर है ही, वो तो समुच्चय में होते ही हैं, और उसके जो सीमा बिंदु बाहर हैं उनको भी अंदर डलवा दो, तो फिर एक जो नया समुच्चय बनेगा उसका नाम होगा क्लाउजर ऑफ ए सेट या संवर्ग समुच्चय। अब यहाँ पे एक परिभाषा निकल के आती है जिसको कहते हैं क्लोज सेट की परिभाषा, संवर्ग समुच्चय की परिभाषा। संवर्ग समुच्चय, अगर कोई समुच्चय अपने संवर्ग समुच्चय के बराबर है, अगर कोई समुच्चय अपने संवर्ग समुच्चय के बराबर है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसके लिमिट पॉइंट पहले से ही उसके अंदर है, उसके सारे लिमिट पॉइंट, क्योंकि संवर्ग है क्या? ए के अंदर उसके सीमा बिंदुओं को मिक्स कर दीजिए, संवर्ग बन जाएगा। तो अगर ए के सीमा बिंदु पहले से ही उसके अंदर है तो संवर्ग वही आएगा जो खुद है, तो ए बराबर ए का डैश आएगा, मतलब संवर्ग सेट आएगा, ए का डैश, इसे ए का डैश भी कहते हैं, ए का डैश भी कहते हैं, कई बार चिन्ह लगाते हैं, कई डैश कहते हैं, कई सीएल करके लिखते हैं, सीएल ब्रैकेट ए,
तो वो अलग अलग राइटर्स हैं, अपनी तरफ से यूज करते हैं। वापस आते हैं, ए बराबर ए का क्लोजर या फिर डी ए सबसेट हो ए का, यानी सारे सीमा बिंदु पहले से ही ए के अंदर है। अगर कोई समुच्चय ऐसा है जिसके सारे सीमा बिंदु पहले से ही उसके अंदर रहते हैं तो ऐसे सेट को क्लोज सेट कहते हैं। ये क्लोज सेट की डेफिनेशन होगी, जिसके सारे सीमा बिंदु पहले से ही उसके अंदर है, जो भी उसका सीमा बिंदु है वो पहले से ही उसके अंदर रहता हो, ऐसे समुच्चय को संवर्त समुच्चय कहते हैं। जैसे अब ये सेट है, इसका सीमा बिंदु, और देखो क्या वो उसके अंदर आएगा, इसका सीमा बिंदु क्या आएगा, तो अगर ध्यान से देखें तो इसका सीमा बिंदु आएगा हमारा, अगर मैं इसको बनाऊं चित्र में तो देखो सबसे पहले क्या बना और फिर क्या बना और फिर क्या बना और फिर क्या बना, तो सबसे पहले आया 1 और फिर -1, पहले आया 1, फिर आया -1, उसके बाद में आया 3/2, फिर आया -3/2, उसके बाद आया 4/3, 4/3, 4/3 1.33 हो गया, 4/3, फिर आया -4/3, इसका मतलब धीरे 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 ये कम होता होता +1 और -1 पर रुकेगा, +1 और -1 के करीब इकट्ठा होता जाएगा। इधर से देखो चलना शुरू कर दिया, 3/2 तक गया था, फिर 3/2 के बाद में दिशा बदली और +1 और -1 की तरफ चलना शुरू कर दिया, तो दो लिमिट पॉइंट बनेंगे, -1 और +1, -1 और +1, -1 और +1। आप ऐसे नहीं समझ में आता तो आप एक काम करो, इसको दो भागों में बांट लो, इस समुच्चय को दो भागों में बांट लो, पहले माइनस वाले नंबरों को लिख लो, -1/2, -3/2, -4/3, और ये माइनस वाले नंबर एक साथ लिख लो, यूनियन प्लस वाले नंबरों को एक साथ लिख लो, और देखो इनका लिमिट पॉइंट क्या है। तो इसका लिमिट पॉइंट -1 आएगा, ये -1 के आसपास इकट्ठा होगा, ये +1 के आसपास इकट्ठा होगा, तो दो लिमिट पॉइंट बनाएंगे, माइनस वाले -1 को लिमिट पॉइंट बनाएंगे, प्लस वाले +1 को लिमिट पॉइंट बनाएंगे। देखो इसे बना के देखो, देखो कहाँ करीब इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये -1 के करीब 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 इकट्ठे हो रहे हैं, और वो +1 के करीब इकट्ठे हो रहे हैं। उच्चक निम्नक नहीं कह सकते, उच्चक निम्नक तो माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2 है, ये है आपका निम्नक, निम्नक, ये है उच्चक। उच्चक है 3/2, निम्नक है माइनस का 3/2। एक समुच्चय जो इस नीचे की तरफ सबसे लास्ट है वो निम्नक है, सबसे ऊपर है वो उच्चक है। लिमिट पॉइंट तो जहां आप इकट्ठा होते हो वो लिमिट पॉइंट होता है, वो तो इकट्ठा होने का नाम है, ना कि वो बड़ा या छोटा होता है। जहां भी इकट्ठा हो गए बस, वो लिमिट पॉइंट बन गया। अगला, क्यू का डिराइव्ड सेट बताइए, क्यू का डिराइव्ड सेट बताइए, इसको याद कर लीजिएगा, जिनको डिराइव्ड सेट सीमा बिंदु नहीं समझ में आए वो याद करके काम चला लो। क्यू का डिराइव्ड सेट, क्यू के सीमा बिंदु, सारे रियल नंबर क्यू के सीमा बिंदु होते हैं, हर रियल नंबर क्यू का सीमा बिंदु होता है, नंबर 1। नंबर 2, r - q अपरिमेय संख्याओं का, हर रियल नंबर r - q का भी सीमा बिंदु होता है। परिमेय संख्याओं के सीमा बिंदु r होते हैं और r - q के सीमा बिंदु भी r होते हैं। r - q का सीमा बिंदु कितना होता है, अभी बताया। q का कितना होता है r, r - q का भी कितना होता है, q ही होता है।
आर ही होता है, ये आर। यहाँ पे 2-3 बातें और लिखवा देता हूं। एन का कोई सीमा बिंदु नहीं होता, जेड का कोई सीमा बिंदु नहीं होता, नेचुरल नंबरों का कोई सीमा बिंदु नहीं होता, खाली फाई। जेड का भी कोई सीमा बिंदु नहीं होता, क्योंकि जेड में बहुत सारा गैप है, गैप होने की वजह से कोई सीमा बिंदु बन ही नहीं पाता। एन और जेड का कोई सीमा बिंदु नहीं होता। क्यू का सीमा बिंदु पूरा आर होता है, आर माइनस क्यू यानी अपरिमेय संख्याओं का भी सीमा बिंदु पूरा आर होता है। एन का और जेड का कोई सीमा बिंदु नहीं होता, वो खाली रह जाते हैं। तो ये इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जेड के समस्त सीमा बिंदु, जेड के सारे सीमा बिंदु, पूर्णांकों के सेट के समस्त सीमा बिंदु कौन है? तो भाई कोई सीमा बिंदु नहीं है, खाली है। जेड का कोई सीमा बिंदु बनता ही नहीं है, जेड का कोई सीमा बिंदु नहीं बनता है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 1/m + 1/n, इसके सीमा बिंदु कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है या अनंत है? इसके कितने सीमा बिंदु है? जवाब सही है, इसके सीमा बिंदु अनंत है, इसके अनंत सीमा बिंदु है। ऐसा कैसे हुआ इसके अनंत सीमा बिंदु है? ये ऐसे है कि अगर मैं m का मान a ले लूं, m का मान a लेने पर और n का मान बढ़ाता जाऊं, n का मान बढ़ाता जाऊं, n का मान 1 रखूंगा तो 1/a + 1 आ जाएगा। n का मान 2 रखने पर 1/a + 1/2 आ जाएगा। n का मान 3 रखने पर 1/a + 1/3 आ जाएगा। इस तरीके से धीरे 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 ये समुच्चय 1/a की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये लिमिट पॉइंट बन गया, क्योंकि सब कुछ 1/a के पास में खड़ा हो गया। इसका मतलब a का मान मैं अगर 2 लेता तो लिमिट पॉइंट 1/2 बन जाता, 3 लेता तो 1/3 बन जाता, 4 लेता तो 1/4 बन जाता, यानी बहुत सारे लिमिट पॉइंट बनाए जा सकते हैं। तो अनंत सीमा बिंदु इसके बनेंगे हर m के मान के लिए। कोई भी m का मान लो, ये एक लिमिट पॉइंट तैयार कर देगा। इंटीरियर सेट, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु किसे कहते हैं? जो बिंदु अंदर होता है वो अंदर का बिंदु कहलाता है, आंतरिक नहीं कहलाता। आंतरिक के लिए बचिएगा, सावधान रहिए। आंतरिक बिंदु वो नहीं होता जो अंदर का बिंदु होता है। अंदर के बिंदु को अंदर का बिंदु या समुच्चय का बिंदु कहते हैं। समुच्चय का बिंदु होने के बाद उसे एक परीक्षा पे और खरा उतरना होता है, तब जाके वो आंतरिक बिंदु कहलाता है। परीक्षा भी है, आंतरिक बिंदु होने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। हालांकि अंदर का बिंदु होना अलग बात है, आंतरिक बिंदु होना अलग बात है। अंदर होना और आंतरिक होना एक नहीं है। हाँ, अंदर ही बिंदुओं में से कोई आंतरिक बिंदु बन सकता है। एक परीक्षा पास करनी है, वो पास करो और आंतरिक बिंदु कहलाओ। परीक्षा क्या है? परीक्षा ये है कि कोई भी बिंदु जो समुच्चय के अंदर है, कोई भी बिंदु जो समुच्चय के अंदर है, उसके पड़ोसी भी लगातार समुच्चय के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा है, बिंदु अपने पड़ोसियों के साथ समुच्चय के अंदर रहता है, मतलब उसका एक छोटा सा इंटरवल, जो बिंदु है उसके आसपास का एक छोटा सा इंटरवल भी उसके अंदर रहता हो, समुच्चय के अंदर, खाली बिंदु नहीं रहता हो। बिंदु और बिंदु का पड़ोस, इसको मैं जैसे नागरिकता का लिए कहता हूं कि नागरिकता का जो नियम है भारत में रहते हो, इसका मतलब आप भारतीय, जरूरी नहीं कि आप भारतीय हो। आप भारत में रहते हो, इसका मतलब नहीं कि आप भारतीय हो, है ना। हम कोई भी भारतीय, अभी किसी के पास प्रमाण पत्र शायद ही होगा भारतीय होने का, बस यही है कि हम भारत में रहते हैं। भारत में रहता भारतीय नहीं होता, है ना। गृह मंत्रालय भारतीय होने का प्रमाण पत्र आपको देता है, और वो क्या चेक करता है कि आपकी कई पीढ़ियां यहाँ रह रही है क्या, तब तो आप भारतीय हैं। तो सेम वही बात है, भारत में रहना भारतीय नहीं है। सेम समुच्चय के अंदर रहना आंतरिक नहीं है। समुच्चय के अंदर रहना और अपने पड़ोसियों के सहित रहना, पड़ोसियों सहित अंदर रहना आंतरिक बिंदु कहलाता है। तो अगर आप अपने पड़ोसियों सहित अंदर नहीं रहते हो तो आप आंतरिक बिंदु नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर n को ले लो, नेचुरल नंबर n का कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है। नेचुरल नंबर n का कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 तो रहता है, लेकिन 1 का पड़ोसी नहीं रहते। 1 के पड़ोस में कोई नहीं है। 1 का जो पड़ोसी है वो खाली पड़ा है, 1 का पड़ोस खाली पड़ा है, 2 का पड़ोस खाली पड़ा है, 3 का पड़ोस खाली पड़ा है।
तो ये अंदर के बिंदु तो है लेकिन आंतरिक बिंदु एक भी नहीं है। अब किसी समुच्चय के जितने भी आंतरिक बिंदु उनको इकट्ठा कर लो तो उन्हें इंटीरियर सेट ऑफ ए कहते हैं। उस सेट के नाम पे इसको डालते हैं। इसे लिखने के लिए आई एंड टी का इस्तेमाल भी करते हैं और ऊपर 0 पावर से भी लिखते हैं। क्या मतलब? आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय। आपके समुच्चय ए के जितने भी आंतरिक बिंदु है, जो आंतरिक है, जो इस शर्त पे खरा उतरते हैं कि बिंदु भी अंदर होगा, उसका पड़ोस भी अंदर होगा। बिंदु अपने पड़ोसियों सहित समुच्चय में रहता है। बिंदु अपने पड़ोसियों सहित अंदर रहता है। बिंदु अकेला नहीं रहता बल्कि अपने पड़ोसियों सहित अंदर रहता है, तो वो आंतरिक बिंदु है। और आंतरिक बिंदु है ना, आंतरिक बिंदु है। तो कई समुच्चय के पास आंतरिक बिंदु नहीं, बिंदु तो रहता है, पड़ोसी नहीं रहते। उसके पास में चिपका हुआ, पड़ोस का मतलब एकदम चिपका हुआ, दीवार से दीवार टच वाले जो लोग होते हैं उन्हें पड़ोस कहते हैं। तो दीवार से दीवार टच वाले जो लोग हैं ना, वो रहने चाहिए। अगर वो नहीं रहते तो वो बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ अंदर का बिंदु कहलाएगा, ना कि आंतरिक। अच्छा, अब कोई सेट ऐसा हो जिसका हर बिंदु आंतरिक बिंदु भी हो, सिर्फ अंदर ही नहीं रहता हो बल्कि हर बिंदु आंतरिक बिंदु हो। अगर हर बिंदु आंतरिक बिंदु हो, यानी ए का हर बिंदु जो ए में रहता हो, अगर हर बिंदु आंतरिक बिंदु हो, तो ऐसे सेट को ओपन सेट कहते हैं, विवर्त समुच्चय कहते हैं। यही मैंने शुरुआत में कहा था, विवर्त और विवर्त अंतराल में सावधान रहिएगा। विवर्त समुच्चय की यह परिभाषा है, अगर किसी समुच्चय का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो, तो ऐसा समुच्चय ओपन सेट कहलाता है। अब नेचुरल नंबर का ले लो। नेचुरल नंबर के आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर के आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय कोई नहीं है, एक भी बिंदु आंतरिक नहीं है, देखो खाली पड़ा है। ऐसे ही जेड का ले लो, जेड के आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय, जेड का एक भी बिंदु आंतरिक नहीं है। तो बाप रे, खाली पड़े हैं, देखो सब यही खाली नहीं पड़े, अभी देखो क्यू भी सब खाली पड़े हैं, आंतरिक बिंदु किसी के पास नहीं है, अपने लोग किसी के पास नहीं है, ये देखो क्यू खाली है। अपरिमेय संख्याओं को ले लो, एक भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है, वैसे भरे पड़े हैं, लबालब है बिंदुओं से, आंतरिक बिंदु एक नहीं है इनके पास, आंतरिक बिंदु इनके पास एक नहीं है। देखो कितनी विडंबना है, क्यू भरा पड़ा है बिंदुओं से, आर माइनस क्यू भरा पड़ा है, ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन एक भी आंतरिक बिंदु नहीं है, अपना बिंदु एक भी नहीं है इनका, सब किराए के, सब उधारी है, सब किराए पे रहने वाले। देखो अजीब है पर सच है, एक भी बिंदु के पास आंतरिक बिंदु नहीं है, जबकि जैसे इन समुच्चयों को बना के देखते हैं तो एन भरा पड़ा है, जेड भरा पड़ा है, क्यू उससे ज्यादा भरा पड़ा है, आर माइनस क्यू ओवरफ्लो हो रहा है, आंतरिक बिंदु एक नहीं है, आंतरिक बिंदु में सब खाली है। ठीक है, तो विचित्र है पर सच है। हाँ, रियल नंबर इतना डेंस होता है, रियल नंबर का हर बिंदु आंतरिक बिंदु होता है, क्योंकि रियल नंबर से बाहर जाओगे भी कहां, तो रियल नंबर में तो सब कुछ रियल नंबर में तो रहता ही है, तो रियल नंबर का हर बिंदु आंतरिक बिंदु होता है, तो रियल नंबर एक ओपन सेट है। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सेट, पहले तो ओपन सेट की परिभाषा, ओपन सेट की परिभाषा क्या है? अगर किसी समुच्चय का हर बिंदु, अगर किसी समुच्चय का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु भी हो, जो बिंदु है वो आंतरिक बिंदु भी है, तो ऐसा समुच्चय विवर्त समुच्चय कहलाता है। यानी ए बराबर ए नॉट, आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय और ए समुच्चय दोनों सेट है। अब यहां पर पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हर विवर्त अंतराल विवर्त समुच्चय होता है। हर विवर्त अंतराल, अगर कोई विवर्त अंतराल है तो वह विवर्त समुच्चय भी होता है। विवर्त अंतराल विवर्त समुच्चय होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। हर विवर्त समुच्चय विवर्त अंतराल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर विवर्त अंतराल, जो विवर्त अंतराल है वो विवर्त समुच्चय होता है, लेकिन जो विवर्त समुच्चय होता है वो विवर्त अंतराल हो ऐसा जरूरी नहीं है।
फाई विवर्त समुच्चय है, फाई के बाद ऐसे ही कोई नहीं है, तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ये विवर्त समुच्चय हो गया। फाई विवर्त समुच्चय है, पूरा का पूरा आर भी विवर्त समुच्चय है। क्यू विवर्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसका आंतरिक बिंदु है ही नहीं, और जो भी इसके खुद के हैं वो भी अपने नहीं है इसके। तो कोई भी परिमित समुच्चय विवर्त समुच्चय कभी नहीं हो सकता। अगर कोई भी सेट फाइनाइट है तो विवर्त समुच्चय हो ही नहीं सकता। कोई भी एरिक समुच्चय, ये लाइन गलत है, ये लाइन ही गलत है, कुछ मिसिंग हो गया इसमें। फिर 1/n विवर्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें गैप है, यहाँ पे भी कोई आंतरिक बिंदु, कोई भी अंदर का बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं है। अच्छा, अगर कोई सेट ओपन है, ओपन और क्लोज में क्या रिलेशन होता है? ओपन और क्लोज में ये रिलेशन होता है, अगर कोई सेट ए ओपन है तो उसका डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, और अगर कोई सेट क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। ठीक है, फाई और आर दो ऐसे सेट हैं जो ओपन भी है और क्लोज भी है, दोनों है। इसका मतलब कई सेट ऐसे भी होते हैं जो ओपन और क्लोज दोनों होते हैं, कई सेट ऐसे भी होते हैं जो ओपन और क्लोज दोनों ही नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल क्यू, क्यू ना तो ओपन है और ना ही क्लोज है। क्यू जो है वो ना ही तो ओपन है और ना ही क्लोज है। क्यू ना ही तो ओपन है ना ही क्लोज है। तो सेट सभी प्रकार, ओपन और क्लोज की कोई लड़ाई नहीं है कि ओपन हो गया तो क्लोज नहीं होगा और क्लोज हो गया तो ओपन नहीं होगा, दोनों हो सकता है, ओपन क्लोज क्लोज ओपन। ठीक है ना, तो ये नियम हो गए। अगला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ओपन सेट। एक ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट होता है। ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है। और क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट, ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है। ये मेन डेफिनेशन भी होती है कि ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो क्लोज सेट होता है, क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होता है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी नहीं है। दोनों के एक दूसरे के एंटी नहीं है, पूरक है। जैसे पति पत्नी होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना कि एंटी है। दोनों कई बार साथ भी होते हैं, दोनों कई बार अलग अलग भी होते हैं, है ना, सारी चीजें संभावित है। तो ये पति पत्नी की तरह है, इनको अपोजिट मत लीजिएगा कि कोई ओपन सेट है तो ओपन सेट है, ओपन सेट नहीं है मतलब क्लोज सेट है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एंटी नहीं है एक दूसरे के, ये दिन रात की तरह नहीं है, ओपन हो गया तो ओपन हो गया वरना क्लोज हो गया, ऐसा नहीं है। ये बात इसीलिए मैंने शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था, इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई सेट दोनों भी हो सकता है, कोई सेट दोनों नहीं भी हो सकता है, कोई सेट खाली ओपन हो सकता है क्लोज नहीं होगा, कोई खाली क्लोज हो सकता है ओपन नहीं होगा। तो चारों ऑप्शन संभावित है। ऐसा मत समझिएगा कि ओपन है तो ओपन है, ओपन नहीं है तो क्लोज है, ये एंटी वाले लोग नहीं है। ये ओपन और क्लोज एक दूसरे के एंटी विचारधारा नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट विचारधारा है, पूरक विचारधारा है। पूरक विचारधारा मतलब दोनों विचारधाराएं एक दूसरे को मिलाकर पूरा करती है। फॉर एग्जाम्पल पति पत्नी वाला, जैसे मैंने कहा, दोनों एक दूसरे को मिलकर पूरा बनाते हैं, ना कि एक दूसरे के एंटी होते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे। कई बार हम ओपन और क्लोज को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, ओपन है तो ओपन है वरना क्लोज है, नहीं। अब जैसे हाफ इंटरवल का एग्जांपल ले लो। हाफ इंटरवल, हाफ इंटरवल जो है क्या है? ये ओपन है क्लोज है, क्या है ये? हाँ बिल्कुल, ओपन और क्लोज दोनों भी हो सकते हैं। एक ही सेट, फाई का एग्जांपल ले लो, आर का एग्जांपल ले लो, वो ओपन भी है साथ साथ क्लोज भी है। इस हाफ इंटरवल के बारे में बताओ, ये हाफ इंटरवल ओपन है या क्लोज है या एम्प्टी है या अनबाउंडेड है?
शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। ये क्लोज है क्योंकि इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर ही है, इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर है। नंबर 1, ए कारण तो ये है कि इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर है, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है ये इसके अंदर है। दूसरा कारण, अगर इसका नाम मैं ए रख लूं और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन इंटरवल आता है। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा आर माइनस ए, आर में से ए को निकाल दो तो वो आएगा माइनस अनंत से लेकर ए, छोटा इंटरवल आएगा जो कि विवर्त अंतराल होगा, और हर विवर्त अंतराल विवर्त समुच्चय होता है। विवर्त अंतराल एक विवर्त समुच्चय होता है, यानी ए डैश विवर्त समुच्चय है। तो अगर ए डैश विवर्त समुच्चय है तो फिर इसका मतलब ए क्या हुआ, क्लोज। जिसका डैश विवर्त है इसका मतलब वो क्लोज है। किसी समुच्चय का डैश अगर विवर्त है, किसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट अगर विवर्त है तो इसका मतलब वो खुद क्लोज है। तो ये क्लोज है। दोनों तरीकों से इसको चेक कर सकते हो। अगला, कौन सी बात सच है, सत्य नहीं है। कौन सी बात सत्य नहीं है? एक विवर्त अंतराल विवर्त समुच्चय होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई विवर्त अंतराल है तो विवर्त समुच्चय होता है। संवर्त अंतराल संवर्त समुच्चय होता है। प्रत्येक एकल समुच्चय एक विवर्त समुच्चय होता है, नहीं, क्योंकि जो भी परिमित समुच्चय होता है वो कभी भी विवर्त समुच्चय नहीं हो सकता। परिमित समुच्चय कभी भी विवर्त नहीं हो सकता। परिमित समुच्चय हमेशा संवर्त होता है। परिमित समुच्चय हमेशा संवर्त होता है। कोई भी परिमित समुच्चय संवर्त होता है परंतु विवर्त नहीं होता। परिमित समुच्चय संवर्त तो होता है पर विवर्त नहीं होता। पर विवर्त नहीं होता है। संवर्त तो होता है परंतु विवर्त नहीं होता है, काम की बात। प्रत्येक परिमित समुच्चय संवर्त तो होता है परंतु विवर्त नहीं होता। थ्योरम इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये याद रखिएगा। सबसे पहले ऊपर वाली बात याद रखिएगा, अगर आप यूनियन और इंटरसेक्शन, ओपन सेट या क्लोज सेट का इंटरसेक्शन या ओपन करते हैं और वो सारे सेट फाइनाइट कलेक्शन है। फाइनाइट कलेक्शन का मतलब गिनती के समुच्चय है, वो गिनती के समुच्चय है। क्यू डैश, क्यू डैश दोनों में आ गया। क्यू डैश ना ओपन होता है ना क्लोज होता है। क्यू डैश ना ओपन होता है ना क्लोज होता है। आ जाओ फाइनाइट कलेक्शन पे आते हैं। फाइनाइट कलेक्शन का क्या मतलब है? फाइनाइट कलेक्शन का मतलब है जो सेट है वो गिनती के हैं, मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। परिमित संख्या में है, A1 A2 A3 A4 डैश डैश AN परिमित संख्या में है। तो अगर परिमित संख्या में आपके पास समुच्चय है, चाहे वो संवर्त हो और चाहे वो विवर्त हो, चाहे उनका इंटरसेक्शन करो चाहे उनका यूनियन करो, वो जैसे होंगे उत्तर वैसा का वैसा आएगा, नो चेंज आएगा। जैसे होंगे वैसा का वैसा उत्तर आएगा। ओपन सेट है तो ओपन सेट बनाएंगे, क्लोज सेट है तो क्लोज सेट बनाएंगे। अगर फाइनाइट कलेक्शन है, अगर फाइनाइट कलेक्शन है मतलब 50 सेट है, 500 सेट है, 5000 सेट है, अगर सारे सेट फाइनाइट है, फाइनाइट है, फिर आप उनका चाहे यूनियन करो चाहे इंटरसेक्शन करो, अगर वो सब ओपन है तो ओपन ही बनाएंगे, क्लोज है तो क्लोज ही बनाएंगे, जैसे हैं वैसा ही बनाएंगे, नो चेंज। परिमित संख्या में जैसा होता है वैसा ही मिलता है। ओपन है तो ओपन मिलेगा, क्लोज है तो क्लोज मिलेगा, ओपन है तो ओपन मिलेगा, क्लोज है तो क्लोज मिलेगा, जैसा है वैसा ही मिलेगा अगर फाइनाइट है तो। लेकिन मामला बिगड़ता है जब अनंत पे जाते हैं। अगर यही बात अनंत के लिए कही जाए तो फिर कुछ बातें सच हो जाती है, कुछ बातें गलत हो जाती है, कुछ सत्य रह जाती है, कुछ असत्य रह जाती है। दो बातें सत्य रह जाती है, दो बातें असत्य हो जाती है। दो सत्य दो असत्य, ये कंफ्यूजन है, इस पे सवाल बनता है। कंफ्यूजन होगा तो सवाल पूछेगा। ये रहा, ये दो बातें। संवर्त समुच्चय अगर ले रहे हो, संवर्त समुच्चय लो, फिर चाहे कितने भी समुच्चय लो, उनका इंटरसेक्शन करो, वापस से संवर्त आएगा।
यानी अनंत के मामले में अगर क्लोज सेट है और इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वापस से क्लोज बनाएगा। क्लोज सेट जो है वो इंटरसेक्शन के केस में, क्लोज सेट हो और इंटरसेक्शन हो तो वो परिमित में तो परिमित रहते ही रहते हैं और अपरिमित में भी वो क्लोज बने रहते हैं, अपनी प्रकृति चेंज नहीं करते, जिसको AIC करके आप याद कर सकते हो, ऑल इंडिया कांग्रेस करके। जो और कोई आपके नाम याद आ रहा वो याद कर लो, AIC ऑल इंडिया कांग्रेस। AIC का मतलब A मतलब एनी कलेक्शन, जितना चाहे उतना उठाओ, I फॉर इंटरसेक्शन, C फॉर क्लोज्ड। अगर एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट का इंटरसेक्शन आप कराते हो तो वापस क्लोज सेट आएगा। ऐसे ही AU अभी हो गया, ये इंटरसेक्शन के लिए तो दूसरी पर में यूनियन के लिए, ये क्लोज सेट के लिए तो वो ओपन सेट के लिए, ये क्लोज सेट के लिए तो वो ओपन सेट के लिए। ओपन सेट को अगर आप यूनियन करवाते हो, ओपन सेट हो और आप उनका यूनियन करवाते हो तो ओपन ओपन रहेंगे, और क्लोज सेट का इंटरसेक्शन करवाते हो तो वो क्लोज रहेंगे। तो दो बातें, एक तो AIC आपको याद रखना है, एक आपको AUO याद रखना है कि ये दो बातें सच है। उसके बाद में क्या गलत है, ये गलत है। बचे हुए दो केस वो गलत है। बचे हुए दो केस क्या बचे, इंटरसेक्शन की जगह अगर यहां पे यूनियन आ जाता तो गलत, ठीक है, अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता तो गलत, बस ये दो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, दो गलत है, बस आप तो ये दो याद रख लो बस कि AIC AU, AIC को ऑल इंडिया कांग्रेस करके याद कर लो, ऑल इंडिया कांग्रेस करके, ऑल इंडिया कांग्रेस, और इसको याद कर लो AUO, ऑल। AIC को याद करो फिर उल्टा सीधा चेंज कर दो, आई है यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन हो जाएगा, यहां क्लोज है तो यहां ओपन हो जाएगा। और ये दो नहीं, इनका एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, पर में है तो सीधा सवाल पूछेगा, थ्योरी का सवाल पूछेगा, इसका एग्जाम्पल क्या करोगे, नेट की तैयारी करोगे तब काम आएंगे। अभी तो आपको ये यहाँ पे पसंद ही नहीं आ रहा होगा, कई चीजें ऐसा लग रहा है कि क्या बकवास चल रहा है, क्या चल रहा है। ये तो जब नेट तैयारी करते हो आप, CSIR नेट में जाते हो तब मजबूरी होती है कि थ्योरी पढ़नी पड़ती है, तब आप इससे बच नहीं सकते क्योंकि आपका मोटा मोटा कोर्स ही इसी का ही है। तो वहां जाके फिर इसको पचाना पड़ता है कि अच्छा क्या कह रहे हो, अब बताओ सर क्या बता रहे थे, तब ये जरूरत पड़ती है। अभी तो आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनमें तैयारी करते हो तो इनमें इतना गहरा कोई जाता ही नहीं है, बस इसको एज ए सवाल बना के पूछ लेगा, जैसे ऊपर देखो ये रहा, इस तरीके से सवाल बना के आपसे पूछेगा, थोड़ा बीच के छोटे छोटे अक्षर है। तो ये क्या कह रहा है, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, तो ओपन सेट का O उठाओ, एनी का A उठाओ, यूनियन का U उठाओ, और देखो क्या आपके दो नामों में से ये नाम है क्या। आपके जो दो नाम थे, एक नाम था AIC, एक नाम तो था AIC ऑल इंडिया कांग्रेस, एक इसी के साथ वाला नाम AI की जगह U, C की जगह O, ये दो नाम अगर हैं तब तो सत्य है, और ये दो नाम नहीं है तो असत्य है। ये दो है तो सत्य है, इन दो के बाहर है तो असत्य है। तो AU आ गया, देखो एनी UO, AU है इसका मतलब सच है, तो वापस वही आएगा जैसा है, ओपन है तो ओपन आएगा। अगर इन दो में से आया है, अगर इन दो में से आया मतलब सही आया, इन दो के बाहर आता है मतलब गलत आया। फाइनाइट में तो जैसा है वैसा ही रहेगा। एनी आर्बिट्रेरी की बात केस आ जाए, यानी कोई भी कलेक्शन की बात आ जाए, अनंत कलेक्शन की बात आ जाए, तो फिर ये दो सच है और इन दो के बाद जो भी है वो गलत है। अब देखो फाइनाइट कलेक्शन आ गया, फाइनाइट कलेक्शन मान के सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर फाइनाइट आ जाता है, अगर कलेक्शन फाइनाइट आ जाता है कि परिमित कलेक्शन है, परिमित में तो सोचने की जरूरत नहीं है, परिमित में चारों सच है, ओपन हमेशा ओपन ही बनाएगा, ओपन हमेशा ओपन ही बनाएगा, ओपन हमेशा ओपन ही बनाएगा, कोई और उपाय है ही नहीं। फाइनाइट के केस में तो ओपन चाहे यूनियन करवा लो चाहे इंटरसेक्शन करवा लो, क्लोज को इंटरसेक्शन करवा लो, फाइनाइट के केस में जैसा का जैसा मिलता है। फाइनाइट के केस में सब सच है, ओपन हमेशा ओपन ही बनाएगा, क्लोज हमेशा क्लोज ही बनाएगा, चाहे तो इंटरसेक्शन करवाओ
चाहे यूनियन कराओ। फाइनाइट के केस में चारों सच है, बस इनफाइनाइट के केस में 2 सच है, 2 गलत है। आगे, एकल समुच्चय का उच्चक होता है या नहीं होता? एकल समुच्चय का उच्चक होता है या नहीं होता? जवाब है हाँ, एकल समुच्चय का उच्चक भी होता है, निम्नक भी होता है, और यही होता है। ये कह रहा है उच्चक नहीं होता, झूठ कह रहा है। एकल समुच्चय का उच्चक वही होता है, निम्नक भी वही होता है। उच्चक और निम्नक दोनों का अस्तित्व है, किंतु भिन्न भिन्न है। नहीं, भिन्न भिन्न भी नहीं हो सकते। एक ही बिंदु है, वही उच्चक है, वही निम्नक है। उच्चक और निम्नक दोनों का अस्तित्व है और दोनों बराबर है। बिल्कुल सही, उच्चक और निम्नक दोनों है और दोनों बराबर है, और बराबर भी उस अवयव के बराबर है, वो जो अवयव है उसी के बराबर है। बस फाइनली हम अंत पे आ गए हैं। ये रहा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? ओपन होता है, क्लोज होता है, अनकाउंटेबल होता है या नन होता है? एक सिंगलटन सेट मतलब एक अवयव का समुच्चय। एक अवयव का समुच्चय क्या होता है? ओपन होता है, क्लोज होता है, अनकाउंटेबल होता है, नन होता है। अभी लिखवाया था मैंने आपको, अभी लिखवाया था। एक परिमित समुच्चय, ये एक अवयव का समुच्चय मतलब परिमित है। हर परिमित समुच्चय क्लोज होता है, ओपन नहीं होता, क्लोज होता है। हर परिमित समुच्चय जिसके अवयवों को अगर आप गिन सकते हैं या वो फाइनाइट है तो वो हमेशा क्लोज सेट होता है। फाइनाइट सेट क्लोज सेट होता है। फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज सेट होता है। देन, परंतु ओपन नहीं होता है। क्लोज होता है पर ओपन नहीं होता है। क्लोज होता है परंतु ओपन नहीं होता है। इंटीरियर सेट क्या होता है? इंटीरियर सेट यानी आंतरिक समुच्चय क्या होता है? इंटीरियर ऑफ एस कौन सा सेट होता है? नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश में नहीं लाता, मैं जैसा क्वेश्चन मिलता है वैसा ले आता हूँ। ये हिंदी इंग्लिश के चक्करों में फिर हिंदी वालों को हिंदी वाले कहेंगे इंग्लिश में, फिर इंग्लिश वाले कहेंगे हमारे इंग्लिश में लाओ, फिर हिंदी वाले कहेंगे हमारे हिंदी में लाओ। तो जैसा सवाल है वैसा का वैसा ही ले आया। अब बाकी कुछ समझानी है तो मैं बोल के बता दूंगा। अब वो जबरदस्ती मैं हिंदी इंग्लिश करूंगा तो मेरा बोर्ड भर जाएगा। तो बेहतर है कि आप बोलो क्या चाहिए। इतनी हिंदी तो हमें आती है। इंटीरियर पॉइंट ये ज्यादा समझ में आता है, हिंदी से ज्यादा समझ में आता है। इंटीरियर मतलब अंदर है ना। बस ज्यादा समझ में आती है, ट्रेन ज्यादा समझ में आती है रेलगाड़ी के मुकाबले। तो कुछ चीजें हमें इंग्लिश में ही ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ एस, इंटीरियर सेट एस क्या होता है? ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, एस के सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय। एस के सभी आंतरिक बिंदुओं का समुच्चय। बस चलिए इसी के साथ विराम करते हैं, एक लास्ट खत्म करके। क्या कौन सी बात इसके लिए सच है? क्यू के लिए बात बता दीजिए। क्यू के लिए, क्यू अपने समस्त अवयवों का प्रतिवेश है, यानी इसका हर बिंदु आंतरिक बिंदु है। क्योंकि अगर अपने हर बिंदु का प्रतिवेश है मतलब आंतरिक बिंदु है। क्या इसका हर बिंदु आंतरिक बिंदु है? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये अपने किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं है। ये अपने किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं है। डेंसिटी थ्योरम के अनुसार क्यू में हमेशा जगह खाली होती है। क्यू में हमेशा जगह खाली होती है, इसलिए लगातार कभी नहीं बन पाता। क्यू में हमेशा जगह खाली होती है। क्यू में हमेशा जगह खाली होती है, इसलिए वो लगातार नहीं बन पाता। और लगातार नहीं बनने की वजह से अपने किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं बन पाता।
कोई भी बिंदु इसका आंतरिक बिंदु नहीं हो पाता, कोई भी बिंदु इसका आंतरिक बिंदु नहीं बन पाता है। इसलिए Q जो है वो आंतरिक बिंदु, इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं होता। याद हो Q0 हमने खाली छोड़ा था, हमने कहा था कि कोई भी बिंदु इसका आंतरिक बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु इसका आंतरिक बिंदु नहीं है। कोई भी बिंदु को इसने ये शर्त पूरी नहीं कर पाया कि बिंदु और बिंदु का पड़ोस उसके साथ रह पाए, अंदर अंदर जगह खाली है, गैप है, हर किसी के पास वाले पड़ोसी गायब है, तो वो लगातार नहीं बना। इसलिए बिंदु तो है परंतु पड़ोसी साथ में नहीं रहते, और जब पड़ोसी साथ में नहीं रहते तो वो आंतरिक बिंदु नहीं कहलाता। आंतरिक बिंदु तभी कहलाता है जब बिंदु और बिंदु के पड़ोसी दोनों एक साथ समुच्चय के अंदर रहते हों, वो नहीं है। कंफ्यूजन तो इसमें होती है, बहुत गहरा होता है, समझने में टाइम मांगता है, ये अच्छा खासा टाइम मांगता है। चलिए कोई नहीं, एक बार परीक्षा के हिसाब से एडजस्ट करिए, इसको सेट करिए, फिर समय निकाल के पढ़िएगा, तब अभी इसके लिए यही विराम देते हैं। चलो रियल नंबर खत्म हो गया है, कल से आपके क्लास के साथ टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 2D रहेगा, बड़ा टॉपिक 2D ज्योमेट्री कल स्टार्ट होगा। सीनियर में 2D ज्योमेट्री स्टार्ट होगा और कॉलेज वाले में सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू, शुक्रिया, ओके।